ठीक है, हाँ। सो एक बार ये खोल दिया तो हम सबसे पहले ज़रा मार्केट्स पे जाते हैं और फिर ये अभी तो भी 12 बज चुके हैं तो सारे अननेसेसरी न्यूज़ आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं थोड़े ऊपर-ऊपर के न्यूज़ देखने लग जाते हैं। मार्केट्स पे जाओ, होम पे जाओ, तो ये क्या दिख रहा है? ये देखते हैं। सो ऐसे 4-5 आर्टिकल ऊपर-ऊपर से पढ़ लिए ना, सो हम क्या देखते हैं कि लाइक आज एचडीएफसी, एएमसी इन सब स्टॉक्स में कुछ तो न्यूज़ है। ये हर एक चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ का न्यूज़ का रिएक्शन आएगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल कुछ क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि 12 बज चुके हैं। 9 बजे अलग न्यूज़ होती है कि यूएस मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, ऐसे 2-4 चीज़ें आती है। बट यहाँ पर एक न्यूज़ आपको दिख रहा है कि विंडफॉल टैक्स कम कर दिया विच इज़ बेसिकली गुड फॉर ऑयल कंपनीज। पता नहीं ये क्या है स्लैशेस ऑफ विंडफॉल टैक्स। तो ओएनजीसी कितना 1 टक्का ऊपर है जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या हो जाएगा ये न्यूज़ को तुमको थोड़ा सा एक अंदाज आने को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मार्केट कैसे काम करता है, सिर्फ मार्केट भी नहीं बिजनेस कैसे काम करते हैं उसको आपको अंदाजा आने को टाइम लगता है। तो जैसे कि ये न्यूज़ पढ़ लो, विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड टू 17 अ टन। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ओ एन जी सी एक कंपनी है वो क्या करती है ज़मीन में से तेल बाहर निकालती है, ऑयल बाहर निकालती है। तो अभी हुआ ऐसे कि पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल का भाव बहुत बढ़ा। तो जब अचानक से बहुत भाव बढ़ता है ना तो उसको विंडफॉल प्रॉफिट बोलते हैं। तो विंडफॉल प्रॉफिट पे ना ज़्यादा टैक्स लगता है। तो इन्होंने पहले समझो 2,000 रुपये का टैक्स लगाया रहेगा पर टन के पीछे, बट अभी वो कम करके 1,700 रुपये कर दिया। तो ओएनजीसी को अभी 300 रुपये ज़्यादा मिलेगा एक टन के पीछे। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और उसके इन्वेस्टर को 3 रुपये डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, ऐसा तुम अज्यूम कर सकते हो। तो ऐसे दो चार न्यूज़ पढ़ लो सो दैट तुमको एक ओवरऑल मार्केट का अंदाज आएगा। 10 मिनट के ऊपर मत दो क्योंकि हर एक चीज़ का अच्छा बारीक आपको एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं होता है। आपको सिर्फ इतना खुद को पूछना है कि मैं मार्केट के बारे में पॉजिटिव फील कर रहा हूँ या नेगेटिव, इतना खुद को आंसर करो। नाउ एक बार वो हो गया, फिर आप ना जनरली क्या करो, अ, इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ना ज़रा चार्ट्स देखना शुरू करो। सबसे पहले आप ये जो चार्ट्स है ना, मैं सबसे पहले वीकली से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि क्या होता है हम इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं और ट्रेडिंग भी देखते हैं, डिलीवरी भी देखते हैं। तो वीकली से क्या एक अंदाज़ा लगता है कि फिलहाल मार्केट कितना ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। क्योंकि अगर हमको यहाँ पे कहीं तो दिखा तो ये अच्छा टाइम होता है। जैसे कि समझो यहाँ पे मैंने जो ये ब्लू लाइन निकाला है ना उससे मेरे को क्या लगता है कि यार मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अब डिलीवरी के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ लेने का अच्छा चांस है, तो एक अंदाज़ा लग जाता है। बट अगर यहाँ पे दिखता है मुझे मार्केट तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरे पास पहले से कुछ तो डिलीवरी होगी, बहुत हाई पे मार्केट चल रहा है, चलो उसमें से कुछ बेच देते हैं, ऐसा कुछ तो आता है। ये सब चीज़ें हम 6-6 महीने में एक बार डिलीवरी खरीदते बेचते हैं क्योंकि इतना मार्केट गिरना बढ़ने का काम तो 6-6 7-7 महीने लेता है। तो आप अगर रखते होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो इतना ध्यान दो, वरना आप शायद डायरेक्टली डिलीवरी से स्टार्ट करो। फिर आप डे चार्ट को देखोगे ना, कौन से यहाँ पे 1D दिख रहा है, इसका मतलब है आप डेली चार्ट ओपन कर रहे हो। अगर मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो मेरे को बताओ, मतलब मी सांगा मला, ठीक है। तो बेसिकली डेली चार्ट पे हमको क्या दिखता है कि डेली चार्ट पे मार्केट का ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस या डायरेक्शन क्या है। हाँ टाका, कहाँ पे थे हम, हाँ। तो हम जनरली क्या करते हैं, मैं डेली चार्ट पे एक बार फिर देखता हूँ कि ओवरऑल मार्केट देखो यहाँ से 16,800 से 19 पे गया। तो अगर ये एक भी गिनने का टाइम कितना हो गया ये, ऑलमोस्ट 12 टक्के बढ़ा है निफ्टी।
तो अब लाइक एटलीस्ट 3 से 4% का तो करेक्शन मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही। अब ये नहीं बता सकते कि मार्केट यहाँ पर हाई कर चुका है, यहाँ पर लो कर चुका है, क्योंकि तुम अगर नोटिस करोगे कि रिसेंट में निफ्टी ने ये वाला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर, वो ब्रेक किया था यहाँ पर, और फिर ब्रेक करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 18,100 से 18,900 तक ऊपर गया था। तो ब्रेकआउट होता है तो फिर जनरली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो अब देखो, कल क्या हुआ था, कल का अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा कि यूएस ने कल अपने इंटरेस्ट रेट 0.5% से बढ़ाए थे। अब उसके लिए फिर से आपको न्यूज़ समझने का ज़रूरत है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से फिर मार्केट क्यों गिरता है, ये 2-3 चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। बता देता हूँ सिंपल में। जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है ना, तो लोग कर्जा लेना कम कर देते हैं, बिजनेस से लोन लेना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि खर्चे कम होते हैं, और फिर खर्चा कम हो गया तो लोगों को कमाई कम होगा, और फिर उससे बेसिकली पूरा जो बाइंग सेलिंग का जो प्रोसेस है वो हल्लू हल्लू स्लो होते जाता है, जिससे बिजनेसेस के प्रॉफिट्स भी कम होते जाते हैं, जिससे आपका बिजनेसेस को नुकसान होगा तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस गिरेगा ही। तो कल कल इसलिए 1 सवा 1 मार्केट टक्का गिरा था। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हो कि वर्ल्ड मार्केट में तो फिलहाल टेम्पररी क्यों ना हो, 2-3 दिन का हो, नेगेटिविटी चल रहा है। तो अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि हर राइज पे सेल करने की कोशिश करूंगा। बट इतना जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो फिर पूरा का पूरा मार्केट ही गिरना चाहिए। हो सकता है कि कल अपने यहाँ पे कोई अच्छा न्यूज़ है। सो जैसे कि अभी यहाँ का मैं बताता हूँ, ये वाला जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रोथ, ये क्या था? हुआ ऐसा कि यूएस में तो उस टाइम पे मंदी ही चल रहा था, मंदी मतलब टेम्पररी शॉर्ट टर्म मार्केट गिर ही रहा था। बट अपने यहाँ पे दिवाली का जो सीजन है वो बहुत अच्छा गया था। जो कंज्यूमर गुड, अब कंज्यूमर गुड मतलब क्या होता है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सबको कंज्यूमर वाइट गुड बोलते हैं। और ऑटो सेक्टर मतलब तुम्हारे कार गाड़ी वगैरह जो कुछ भी है, इनका नवंबर में सेल्स का डेटा आया था। और ये क्या बताया कि इनके जो खप है इनकी गाड़ियों का वो बहुत अच्छा हुआ था। तो नवंबर के महीने में ये ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा था, तो ऑटो सेक्टर काफ़ी ऊपर गया था 1 2 हफ्ते में, जिसकी वजह से अपना निफ्टी भी काफ़ी ऊपर गया था उस 1 2 हफ्ते में। तो तो हो सकता है कि अगर वहाँ पे नेगेटिविटी चल रहा है और अपने इधर अच्छा चल रहा है तो अपना पॉजिटिव चलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं मत समझा करो कि यूएस में मंदी है तो इंडिया में भी मंदी चलेगी, या फिर वहाँ पे तेज़ी है तो अपने यहाँ पे तेज़ी नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं रहता है। इसलिए आपको 2-4 न्यूज़ अलग से फॉलो करनी पड़ती है। बट आखिर में आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने खुद के चार्ट देख कर ही लेना है। सो 15 मिनट लिया आपने और पूरा मार्केट का एक व्यू बना लिया कि आज मैं ओवरऑल बाइंग करूंगा या सेलिंग करूंगा, और ये जो व्यू है ना ये बदल भी सकता है दिन दिन में। तो समझो सुबह मैं सोच रहा था कि मार्केट जो है वो मैं हर ग्रोथ पे सेल करूंगा। तो सुबह क्या हुआ, निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन ओपन होने के बाद 80% ऑफ द टाइम वो गैप भर के निकलता है। सो लकीली थोड़ा सा गैप भर गया और फिर उसके बाद एक्चुअल सेलिंग आया। अब ये जनरली होता क्यों है, पहले 15 मिनट में जो भी बहुत एक्टिविटी होता है ये होता क्यों है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेड्स, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये जो भी होता है 9:15 टू 9:30 के बीच में ही एग्जीक्यूट होता है। सो नाही का म्युच्युअल फंडची बाईंग म्हणा किंवा अल्गोरिदम ट्रेड्स असतात, तो बेसिकली कंप्यूटर ने जो भी ऑर्डर डाल के रखे हैं ना वो सारे ये पहले 15 मिनट में एग्जीक्यूट होते हैं। और इसलिए इस 15 मिनट में बहुत वॉलेटिलिटी रहता है, वॉलेटिलिटी म्हणजे मूवमेंट। तो इसलिए हम क्या रिकमेंड करते हैं कि 9:15 से लेकर 9:30 तक को मार्केट को हाथ मत लगाओ, जितना भी आपको गारंटी लगता है कि आपको अपने ट्रेड का फोकस रहेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट समझो आधा टक्का नेगेटिव खुला है और फिर ऊपर जा रहा है और एकदम लाइक नॉनसेंस ट्रेड दिख रहा है कि डेफिनेटली ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिस्क लो अपने ऊपर। बट हम तो सजेस्ट करते हैं कि नए लोगों ने पहले 15 मिनट मार्केट को हाथी मत लगाओ, जो भी करना है 9:30 के बाद करो, ठीक है। ऑलराइट, एक बार वो हो गया, फिर जनरली हम क्या करते हैं, अब कोई भी इंट्राडे ट्रेड लेना है तो फिलहाल मैं सिर्फ इंट्राडे पे फोकस करता हूँ और फिर बाद में स्टॉक्स वगैरह का देखता हूँ। तो हम इंट्राडे के लिए क्या करते हैं देखो,
सबसे पहले ना अगर इंट्राडे का ट्रेड लेना है तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपका ओवरऑल इंडेक्स किधर जा रहा है। तो अगर मैं देखो पहले इंडेक्स पे देखूंगा, अब ये वाला मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। सो मैंने देखा कि नेगेटिव जा रहा है, तो ओवरऑल नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा निफ्टी नेगेटिव जाएगा। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दो तीन अ, अगले 40 मिनट्स तक 45 मिनट्स तक मार्केट अगर नेगेटिव है तो मैं सारे के सारे ट्रेड सेल वाले ही लूंगा। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मैं सारे के सारे बाय वाले ट्रेड ही लूंगा। तो हम जनरली क्या करते हैं कि जब समझो ये कल का क्लोजिंग था और ये आज का ओपनिंग है, इतना ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। तो अब दूर दूर तक जाके ना मैं एक बार जरा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखूंगा। जनरली मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 आवर पे बनाता हूँ। सो 1 आवर पे मैं क्या चेक करता हूँ, ये तब बना नहीं था, ये जब सुबह बना नहीं था तो इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पर देखो एक प्रकार का सपोर्ट बन रहा था, ये दिख रहा है यहाँ पर। आवरली पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ही बना दो, क्योंकि जब एक्चुअल ऑर्डर्स गिरते हैं तो वो लोग ऐसा लाइनें टेढ़ा मेढ़ा बनाते नहीं है। वो सिर्फ ये भाव देखते हैं कि यार 300 पे आ गया बाई करना शुरू करो, या 18,400 पे आ गया सेल करना शुरू करो, ऐसा सोचते हैं जो बड़े म्यूचुअल फंड और ये लोग जो रहते हैं। रेजिस्टेंस में देखा तो फिर ये वाला जो रेंज है, अब ये जो रेंज है ना कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। इस लाइन को मिटा देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले देखो ये फिर से करके दिखाता हूँ। 1 आवर पे आया, 1 आवर पे मैंने क्या किया, ये तीन कैंडल को भूल जाओ क्योंकि ये सुबह बने ही नहीं थे जब ये मैं बना रहा था। तो मैंने क्या आया, पीछे आया। मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट देखा, यहाँ पर एक सपोर्ट देखा, और आई थिंक ये है। तो इन चार लाइनों को देखा। सिंपल क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है जो मिलती है यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करो और बना दो कहीं पे भी। और फिर क्या करो, उस लाइन को ऐसा मूव करना शुरू करो जो करंट प्राइस से फिलहाल के लिए नीचे है। तो ये सुबह नहीं था ना जब हम ये लाइन बना रहे थे, तो इसको इग्नोर करो। तो ये एक है, और एक और लाइन में लूंगा और उसको जरा यहाँ के आसपास बना दूंगा। बना दिया। बेसिकली मैंने क्या किया है, आज के दिन के लिए अगले एक दो घंटे के लिए मेरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होगा वो बना दिया। तो आप देखोगे ये यहाँ पर दिख रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 18,280 से 18,320 के आसपास एक प्रकार का सपोर्ट है। अगर दिन भर में निफ्टी कहीं पर भी यहाँ पर आता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हल्का सा बाउंस बैक यहाँ से आएगा। ऐसा बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि यहाँ से ये सीधा ऊपर जाएगा। इतना ही खुद को समझाओ कि यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस कम है, इतना ही खुद को बताना है। ठीक है, ये हो गया। अब तो ये तो अभी बढ़ रहा है वो अलग बात है, बट अगर सुबह सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना होता तो मैं क्या करता, फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता और सुबह मान के चलो भाव यहाँ पर चल रहा था तो मैं ऑब्वियसली यहाँ से ऊपर की तरफ देखूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर कहीं पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या ये देखूंगा। तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो लेवल है एक प्रकार का सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा था। ठीक है, अगर आपके बैच में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं हुआ है तो आप इग्नोर करो। तो ये वाला देखो, ये वाला देखो। तो आपको बताया होगा क्लास में कि जो ऊपर से सपोर्ट होता है वो नीचे से रेजिस्टेंस बन जाता है। सेम ही लाइन दोनों काम कर सकती है। एनीवेज, तो ये एक है। और अगर मैं इस तरफ आऊंगा ना तो मैं देखूंगा कि ऊपर से ये रेजिस्टेंस था, अ, यहाँ पर एक सपोर्ट बना, यहाँ पर एक सपोर्ट बना, तो ये लाइन ये जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है ऐसा फील हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस बना दिया। तो आप जरा नोटिस करो ऊपर की तरफ 18,410 और 18,430 के पास एक आसपास एक क्या है, रेजिस्टन्स आहे, बरोबर आहे। ऑनलाईन मध्ये हे समजलं का आपण इथपर्यंत काय केलंय हे, इथे समजलं सगळ्यांना? ठीक आहे.
हां, हां. बरोबर. मी हे सेशन चालू करताना एक सांगितलं होतं, की जर तुमच्या क्लासमध्ये हा सिलेबस झालाच नाहीये ना, तर मग टोटली इग्नोर करा. फक्त वरच्यावर बघून घ्या, की काय चाललंय. तुम्हाला पुढच्या सेशनमध्ये सगळं शिकूया. हे तुमच्या क्लासमध्ये सेपरेटली होणार आहे. तर जर समजलं नाही तर नुसतं वरच्यावर बघून घ्या. तो तो एक काम करो, एक बार वो हो गया ना, फिर इसको 15 मिनट पे डालो। तो ये लाइनें सुबह बनी नहीं थी तो इसको छोड़ दो। बट आप एक चीज क्या देख रहे हो कि यहां तक नीचे आया आया यहाँ पर एक प्रकार का कैंडल पैटर्न बना है। जिनका टेक्निकल एनालिसिस हुआ है वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है। बुलिश एंगल्फिंग जैसा कुछ तो दिख रहा है ना। सो यस करेक्ट, बुलिश एंगल्फिंग ही है। तो मतलब एक हल्का सा सिग्नल मिल रहा है कि हाँ यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने की शक्यता ज्यादा है। तो अगर मैं 11 बजे वहां पे बैठा होता और वो कैंडल 11 बज के 15 मिनट को खत्म होता है, तो मैं यहाँ पर सोच सकता था निफ्टी का कोई कॉल वगैरह बाय करने का या फिर कोई भी बाय ट्रेड लेने का। और लकीली मैं प्रॉफिट में होता भी, क्योंकि आप देख रहे हो जब मैं ये ट्रेड ले रहा था तो 18,280 से 320 के आसपास ये था। और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज गया और फिर लकीली मार्केट ऊपर भी गया इस बार। तो बट मुद्दा समझा कि ये हमने क्या सोच के खरीदा। ठीक है। तो अब देखो, अभी तो थोड़ा सा करेक्शन आने के चांसेस है, ऐसा आके वापस ऊपर आने के चांसेस है। बट फिलहाल बस खुद को इतना बताओ कि जो आपने ये जो सपोर्ट बना है ना, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। और ये जो आपने रेजिस्टेंस बना है वहां से थोड़ा नीचे आने के चांसेस होते हैं। ये पहले दो रूल याद रखो। बट ऐसा भी होता है कि आपके ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, ये टूट भी सकते हैं। जिनको टेक्निकल एनालिसिस में क्या बोला जाता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ठीक है। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ दो चीजें हो सकती है, बाउंस बैक हो सकता है या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है। बाउंस बैक का मतलब है कि वहां पे आके पलटा, और ब्रेक डाउन का मतलब है कि वो तोड़ दिया, या ब्रेकआउट का मतलब है वो ऊपर की तरफ तोड़ दिया। तो चार चीजें हो सकती है। तो लकीली यहाँ पे बाउंस बैक हुआ तो आप बाय वाले ट्रेड लोगे। अगर ब्रेक डाउन हुआ तो क्या करोगे, कहा जाता है ब्रेक डाउन के बाद जनरली नीचे जाता है, तो तुम सेल वाले ट्रेड लोगे। ठीक है। तो ऐसे खुद को मैसेज देना है, टूट गया तो निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस है तो मैं सेल लूंगा, और ऊपर गया तो बाय, ऊपर जाने के चांसेस है तो बाय लूंगा। यहाँ पे बाउंस बैक लिया तो सेल वाले ट्रेड लूंगा, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो फिर से बाय वाले। तो अपने आप को ये ऐसे रूल्स फॉलो करो। ठीक है। बट फिलहाल हम जाते हैं वापस से इंट्राडे पे। अब हमने ना आपको पहले निफ्टी पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने को क्यों बोला, क्योंकि निफ्टी क्या है, टॉप के 50 शेयरों का एवरेज है। उसमें भी आपको बाद में रियलाइज होगा कि निफ्टी 50 जो है ना, ये बना है क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी 50 कंपनियां, और उसमें से भी 10 कंपनियां 80% कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं तो इसको जरा देखो। पूरी निफ्टी 50 में रिलायंस का अकेले का हिस्सा 11% है। एचडीएफसी बैंक 9%, आईसीआईसी 9, इन्फोसिस 60%। तो मतलब कल रिलायंस सिर्फ 1% बढ़ गया तो आपका निफ्टी भी अपने आप बढ़ जाएगा, इवन इफ बाकी के स्टॉक साइडवेज रह जाएंगे तो। तो ये सब चीजें सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका ये जो दो चार स्पेसिफिक स्टॉक है ना, आपके पूरे निफ्टी बैंक निफ्टी को मूव कर सकते हैं। तो इस पे इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। बट इसी के बेसिस पे ना आपको अगर जो भी बाई या सेल के ट्रेड मिलते हैं तो वो मिल जाएंगे। बट एनीवेज, तो देखो, आपको क्लास में ना एक चीज बताया होगा कि आप स्क्रीनर वेबसाइट यूज कर सकते हो अपना ट्रेड लेने के लिए, या फिर आपका अलग अलग अप्रोच भी रह सकता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जनरली हर किसी का अलग अलग अप्रोच रहता है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, स्क्रीनर वेबसाइट पे जो शेयर्स मिलते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम क्या है, इंट्राडे स्क्रीनर। और फिर कहाँ पे जाते हैं, इंट्राडे प्राइस एक्शन स्कैन, और 5 मिनट ब्रेकआउट, 5 मिनट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन।
एफ एंड ओ वाला लेना है ना? हाँ, ये एफ एंड ओ वाला। तो थोड़े भाव चीज़ें कम हो गई। तो इसमें से आप ना ऐसे ट्रेड ढूंढ सकते हो। तो इसमें से आप एक एक करके ढूंढो। बस इसमें एक चीज ऐसा होता है कि ना, ये जो सारे के सारे जो नाम है ना, आपको एक एक करके मैन्युअली ढूंढते रहना पड़ेगा। आपको रेडीमेड कोई नाम नहीं देने वाला है। सो जैसे कि अभी मैंने रिलायंस का नाम लकीली ढूंढ लिया। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि रिलायंस का जो शेयर है ना, ये एक है। और ये जो हुआ है इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। और ये होता है, इसको नाम में भूल गया, बट एनीवेज, एक, दो, तीन, ऐसे तीन रेजिस्टेंस पे बाउंस बैक लिए इसने। ठीक है। सो अब भी ये कैंडल बंद होने को थोड़ा सा टाइम है, बट एक्सपेक्टेड हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से रिलायंस के चांसेस क्या है, नीचे जाना। हाँ बरोबर, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, बरोबर, करेक्ट करेक्ट। सो सो नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस है, बट ये कैंडल बंद होने का मैं वेट करूंगा। तो बेसिकली 1237 है, 1245 को पता चलेगा कि रिलायंस का एक्चुअल मूवमेंट क्या हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। बट अगर वैसे नहीं मिला तो आपको बस एक एक करके आपको ये शेयर ढूंढते रहना पड़ेगा कि कहाँ पे बाय करूँ, कहाँ पे सेल करूँ। तो अभी मैं अंबुजा सीमेंट बंधन बैंक से स्टार्ट करता हूँ। अंबुजा सीमेंट्स ने तो अब रेजिस्टेंस कुछ दिखाया नहीं फिलहाल। ये भी एक हो गया। ना, ब्रेकआउट दिखा रहा है ना। सो जिनका टेक्निकल एनालिसिस हुआ है उनको क्या दिखा बताया रहेगा कि ब्रेकआउट होने पर ऑन द स्पॉट ट्रेड मत करो, थोड़ा सा रिट्रेस होने का वेट करो, थोड़ा सा सपोर्ट पे आने का वेट करो, और फिर उसके बाद उसको बाई करो। तो वो एकदम इसके लिए वेट करेंगे अलग से। सो ऐसे एक एक करके आप ढूंढते जाओ। बंधन बैंक देखते हैं। नाही काहीच नाही, ठीक है, जाऊन द्या। सो ये एक तरीका है ट्रेड ढूंढने का। बट इसमें एक दिक्कत क्या है कि आपको ना ऐसे एक एक करके चार्ट ढूंढते रहने पड़ेंगे। सो ये एक अप्रोच है इसको। अब ये आपको क्लास में सिखाया हुआ है ये अप्रोच। अब हम क्या करते हैं वो एक अलग अप्रोच है। तो हम क्या बिलीव करते हैं कि हम ना 5 से 10 जो हाईएस्ट शेयर्स है, जैसे कि रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक वगैरह, जो आपके निफ्टी बैंक निफ्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादा, उन्हीं शेयर्स में हम सिर्फ ट्रेड करते हैं और कोई देखते ही नहीं है। उससे एक फायदा होता है कि ना, कि अगर मेरे पास ये शेयर ओपन है तो मैं बस इन्हीं के चार्ट देखूंगा। टीसीएस का चार्ट, इन्फोसिस का चार्ट, एच डी एफ सी, रिलायंस। इससे एक फायदा क्या होता है कि हमको एग्जैक्टली पता होता है कि मूवमेंट क्या है ओवरऑल मार्केट का, और फिर मुझे अलग अलग 10-15 चार्ट देखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो ये एक सेकंड अप्रोच है जो आप ट्राई कर सकते हो। तो एकदम फ्रेशर हो ना, तो मैं आपको ये वाला अप्रोच इनिशियली स्टार्ट करने को ट्राई कर सजेस्ट करूंगा। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, ये जो जैसे मैंने आपको टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट बताया था ना, एच डी एफ सी, रिलायंस वगैरह वगैरह, तो हमने क्या करके रखा है, एक चार्ट्स का लिस्ट बना के रखा है, जिसमें से एच डी एफ सी बैंक का चार्ट है, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है, एक्सिस बैंक। तो इससे फायदा क्या होता है कि यही 6 जो 10 शेयर्स है ना, इनके हम चार्ट कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं। सो अब इनमें ना हमको पता होता है कि एक बार सुबह हमने मार्क करके रख दिया होता है कि इस पर इसका सपोर्ट यहाँ पर है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो यहाँ से ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। रिलायंस का हमने सुबह यहाँ पर मार्क किया था। इसको अभी पहुंचना है। ये यहाँ पर है। ये बहुत कंजेस्टेड है, बट फिर भी सही है। तो ऐसे मार्क करके रख दिए थे। और फिर हम बस ऐसे देखते रहते हैं कि
जब आएगा वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ ना कुछ तो बाय कर लूंगा। तो इस केस में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आई है, लकीली यहाँ पर नीचे और यहाँ से ऊपर गया। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में जब सपोर्ट लेगा तो वहां से थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। कितना ऊपर जाएगा उसकी गारंटी नहीं है, बट सिंस बैंकिंग में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एचडीएफसी बैंक ऊपर जाने के चांसेस है। तो अगर आप एकदम फ्रेशर हो ना, तो ये वाला अप्रोच आपको बहुत इजी लगेगा फॉलो करने को, क्योंकि इसमें अपने को ना स्क्रीनर पे जाओ, शेयर का नाम ढूंढो, पॉसिबल ट्रेड है क्या नहीं वो ढूंढो, फिर नहीं मिला तो फिर से बैठे रहो, ऐसा टाइम लग सकता है। तो हर अप्रोच का अपना अपना फायदा नुकसान है। स्क्रीनर वेबसाइट से शेयर ढूंढने का एक फायदा क्या है कि आपको ना ऑन द स्पॉट कोई ना कोई तो ट्रेड मिल जाएगा। मतलब वो वेबसाइट क्या करता है, अब बंधन में अपर ब्रेकआउट हुआ है तो आपको राइट नाउ आपको कुछ ना कुछ तो बाय करने को मिल ही जाएगा, बाय या सेल करने को। तो ये इसका फायदा है। सिर्फ 10 शेयर को फॉलो करने का एक नुकसान क्या है कि अगर समझो आपको राइट नाउ कुछ नहीं मिला, तो आपको और 5-10 मिनट वेट करना पड़ सकता है जब तक आपको कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल नहीं जाता। तो हर ट्रेड ढूंढने का जो तरीका होता है ना, उसका कुछ ना कुछ फायदा है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। आपको जो सूट करे आपको फॉलो करो। हाँ प्रणील सर बोला। नाही नाही, तुम्ही परत एकदा बोला, काय म्हणताय? हा, काय ऑप्शन आहे? हा, ते पण एक ऑप्शन आहे की, बरोबर, येस। आता आम्ही ती ती वाली वॉच लिस्ट डिलीट केली। बट अगर आपने आप स्टॉक्स का अकाउंट ओपन करके रखा होगा ना, तो उसमें एक रेडीमेड एक वॉच लिस्ट दिया होगा जिसमें उन्होंने क्या करके रखा है, जो भी निफ्टी 50 के जो टॉप 20 शेयर्स है ना, उसका एक रेडीमेड लिस्ट ही आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट में दे के रखा है। तो उससे फायदा क्या होता है कि आपको बस यहाँ पे एक बार क्लिक किया ना, तो उसका डायरेक्टली चार्ट ही नीचे दिख जाता है। इसको मैं बंद करता हूँ। तो ऐसे क्लिक किया ना, तो उनका चार्ट यहीं पे डायरेक्टली दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको अलग से यहाँ पे नाम ऐड करने का जरूरत नहीं होता है। बट डिपेंड्स ऑन आपका ब्रोकर, कि आपको अगर ब्रोकर का चार्ट नहीं यूज करना है तो ये वाला चार्ट यूज कर लो, वो भी बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले बताओ, ये जो हमने स्टॉक के नाम यहाँ पर ऐड क्यों किए वो समझ में आया? ठीक है। उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किए वो समझ में आया? क्यों ड्रॉ किए वो? अब लॉजिक क्या है कि यहाँ पर आके बाउंस बैक लेगा तो मैं उसको ऊपर जाना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो ये लॉजिक तो समझ में आया ना कि हम क्यों कर रहे हैं। तो देखो, सेकेंड पॉइंट, आयला बँक निफ्टी ऑलरेडी चांगला वरती गेलाय, काय आहे का? चला आयसीआयसीआय बँकवरच जाऊ। तर आता इथे बघा, आपण ड्रॉ केलेला इथे जसं आयसीआयसीआय बँकेला इथे सपोर्ट आहे का? ठीक है, फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ड्रॉ किया था, आईसीआईसीआई बैंक को एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है क्या इस जगह पे? सो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा। 15 मिनट पे वापस आते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने अगर आईसीआईसीआई बैंक बाई किया, तो अच्छा खासा चांस है कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा अपर रैली मिलने का चांस है। तो ट्रेड लेंगे क्या हम यहाँ पर? लेंगे ना, क्योंकि सिंपल है। सो अभी फिलहाल मुझे आइडिया नहीं कि इसका रैली कंटिन्यूड रहेगा क्या। बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाने का चांस है। एक्चुअली यहीं पर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट पे बुलिश एंगल्फिंग रेडीमेड बना था। सो कोई बात नहीं, बट फिर भी हम इसको यहाँ पे 907 के आसपास बाई कर लेंगे। लॉजिक समझा क्यों बाई किया सर तुम्हाला? सर तुम्हाला ठीक है, ओके। ऑनलाइन में समझा हम ये यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक क्यों बाई कर रहे हैं? ओके, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है। फिलहाल हमने आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दिया, कैंडल ढूंढ के दिया, और लॉजिक भी एक्सप्लेन किया कि क्यों बाय करना है।
ये सब आपको खुद खुद को एक्सप्लेन करने को आना चाहिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि अपने को आईसीआईसीआई बैंक बाय करके कुछ मिलता है क्या। रिलायंस भी शॉर्ट करने का चांस है, बट रिलायंस का रेजिस्टेंस के पास वो पहुंच चुका है, जबकि बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव रैली रह ही रहा है। तो फिलहाल हो क्या रहा है कि पिछले एक हफ्ते से ना निफ्टी अपना ही एक अलग मूव दे रहा है और बैंक निफ्टी अपना ही एक अलग मूव दे रहा है। तो ऐसा रेयरली होता है, जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी अपने अपने डायरेक्शन में चलते हैं। बट फिलहाल हम क्या करते हैं, अपने कोई तो भी एक लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग करते हैं या रिलायंस शॉर्ट करते हैं। मुझे तो भी पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि वाई, बिकॉज निफ्टी रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया और बैंकों का मूवमेंट और निफ्टी का मूवमेंट अलग अलग हो सकता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिलायंस के नीचे गिरने के ज़्यादा चांसेस है रादर देन आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जाने के, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी जो है वो एक प्रकार के रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। बोलिए। देखो बताता हूँ, निफ्टी का ये सुबह सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था, रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। अब अंदाजा गलत हो सकता है कि यहाँ पे जाके नीचे आ जाएगा। बट रिलायंस का अगर मैंने चार्ट अलग से ड्रॉ किया तो आप दो तीन चीजें देखो। यहाँ पर एक प्रकार का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का है सर। यस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस तो है, बट यहाँ पर दो तीन चार ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, तो ट्रेंड लाइन से भी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो दो कंफर्मेशन मिले कि यहाँ से रिलायंस के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तीसरा कंफर्मेशन अपने को क्या दिख रहा है कि ये कैंडल, और अगर ये कैंडल को मैं एक साथ कंबाइन करूँ तो बेरिश आर्मी पैटर्न तो नहीं है, बट दो ही लॉजिक है, हॉरिजॉन्टल में रेजिस्टेंस है और ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्टेंस है। सो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अपना रिलायंस जो है यहाँ से नीचे आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। इंट्राडे जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि वो 5-5 मिनट के लिए टिक सकते हैं या पूरा दिन के लिए टिक सकते हैं। सो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि जो आपका जो रिलायंस है यहाँ से गिर के मुश्किल से 2590 2590 तक आएगा और फिर वहां से ऊपर हो जाएगा। इसलिए ना इंट्राडे में अगर स्टॉप लॉस होता है तो एग्जिट करना, और टारगेट होता है तो आपको एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है। अब आपको क्लास में क्या सिखाया गया रहेगा कि आपको एटीआर जो है वो यूज करके आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसका 8 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 16 रुपए का टारगेट होना चाहिए। बट रियल लाइफ में ऐसा बहुत रेयरली होता है कि पूरा का पूरा 16 रुपए आपको मिले। लाइक ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है, बट फिर आपको कभी कभी क्या होता है कि ऐसा यहाँ पर सपोर्ट के पास आया और यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास गया, तो आपका पूरा प्रॉफिट भी वाइप आउट हो सकता है। मतलब यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है 2590 के आसपास, जनरली यहाँ पर आके फिर वापस से ऊपर मूव करने लग जाता है। तो हम क्या सब सजेस्ट करते हैं कि अगर आप सामने बैठ के अगर ये ट्रेड ले रहे हो, इस प्रकार के, हाँ एक मिनट द्या ह्यांचं एकदा एक्सप्लेन करू द्या। तो दो, इसमें भी फिर दो प्रकार होते हैं। तो जैसे हमने आपको बोला कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, लाइक 10-15 10-20 पॉइंट में निकल रहे हो, तो यहाँ पर हो गया प्रॉफिट लेके निकल जाओ। बट अगर आप दिन भर के लिए वेट करते हो, जैसे आपको शुरुआत में बोला था ना कि कुछ कुछ लोग दिन भर के लिए वेट करते हैं, वो लोगों ने फिर या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट होने तक का वेट करना चाहिए, 3 बजे जो होगा उसमें से निकल जाना है। बट ये वाला अगर अप्रोच यूज कर रहे हो ना, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो चुका है, प्रॉफिट बुक कर लो, निकल जाओ, और फिर अगला कोई तो ट्रेड ढूंढो। मिल गया आपका आंसर। आ, एक मिनट, आधी केतन सरांचं बोलूया। हाँ केतन सर बोला। हाँ, राइट क्लिक करो। नहीं, इंडिकेटर का ये एफएक्स नाम का बटन दिख रहा है।
ठीक आहे. जेव्हा ना हे हे एक लाईव्ह ट्रेड झाला ना, मी तुमचा स्क्रीन शेअर घेतो आणि मग तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवतो. बट लेट्स अरे ऑलरेडी गिर रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. बट लग रहा है रिलायंस नीचे जाएगा. सर 1 मिनट तक जाएगा, 5 मिनट तक वेट कर लो। सही है. तो अपना गोल क्या है? अभी देखो, जब तक मैं बात कर रहा था तभी ऑलमोस्ट 2601 2602 का था. वो आज 98 पे आ गया. 4 रुपए इधर ही मिल गया. तो अगर 4 रुपए भी मिल जाता, 100 क्वांटिटी होता, 400 रुपए लेके निकल जाओ. उसमें से अपस्टॉक्स वाले हो तो 40 रुपया ब्रोकरेज, 10 रुपए का टैक्सेस, तो 400 में से 350 रुपए मिल जाएगा आपको. छोटे छोटे ट्रेड लेके निकल जाओ. एक तरीके से वो ट्रेड करो. अगर आप मोतीलाल वगैरह में हो तो आपका, जैसे हमने मिनिमम ब्रोकरेज भी निकाल दिया, तो 3 पैसे के हिसाब से देखते हैं कितना हो जाएगा. 2602 से आपने समझो 100 शेयर बेचे तो 2,60,000 का सेलिंग वैल्यू हो गया. 0.03%, तो 71 रुपया बाई साइड का हो जाएगा, 71 रुपया सेल साइड का हो जाएगा. एक मिनट. हाँ, तो कुछ तो 150 रुपया ब्रोकरेज जाएगा, 31 रुपया टैक्सेस जाएगा, फिर भी आपको 200 रुपया मिलेगा. तो ब्रेक इवन का कैलकुलेशन पे हम बाद में जाएंगे, बट फिलहाल देखते हैं. हाँ प्रनिल सर बोला. लेव्हरेज सर बाय डिफॉल्ट मिळतं, त्याला काही सेपरेट हे नाही विचार करावा लागत. आपोआप मिळतं. मी आता ऑर्डर टाकणारच आहे ना, मी तुम्हाला दाखवतो. माझ्या अकाउंट मध्ये आहेत काहीतरी. ठीक आहे सर. कॅश तुमच्या अकाउंट मध्ये टाकलाय का माझ्या? तुमच्या. ठीक है. तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने सेल क्यों करना है ये समझा. तो पूरे ट्रेड के क्या होते हैं, 4 स्टेप होते हैं. कहाँ पे बाई सेल करूं, ये एक बार डिसाइड कर लिया. सेकंड क्वेश्चन होता है कि कितना बाई सेल करूं. अब इसमें भी ना आपको हमने क्वांटिटी का कैलकुलेशन बताया कि समझो मेरे पास 10,000 रुपया है, उसका मुझे मैक्सिमम 2.5% लॉस सहन करना है. तो 10,000 का 2.5% कितना हो जाता है, 250 रुपीज. रिलायंस में मुझे चार्ट पे दिख रहा है कि 9 रुपए का एटीआर है. बट जनरली फिलहाल मार्केट बहुत ही फ्लैटिश चल रहा है, मूवमेंट बहुत स्लो हो गया है. तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट पे देखता हूँ कि मुश्किल से 5 रुपए का स्टॉप लॉस है. तो 5. तो हमने क्वांटिटी कैसे गिनी थी, टोटल रुपये रिस्क को डिवाइड किया था पर शेयर की रिस्क से. तो 50 क्वांटिटी बेचूंगा, 2600 रुपए से 50 क्वांटिटी बेचा तो 1,30,000 का माल हो जाएगा. बट ये जो अप्रोच है ना, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए जिनको रिस्क मैनेजमेंट एकदम परफेक्टली फॉलो करना है. हमारा सजेशन है कि आप एकदम अगर नए हो, क्योंकि आप में से 99% लोग एकदम नए हैं और आपको कैलकुलेशन विलकुलेशन भूल जाओ. आपके लिए फिलहाल गणित इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सिर्फ ट्रेड सही लेना सीखो, बाकी सब छोड़ दो. कैलकुलेशन वगैरह बिल्कुल मत देखो जब तक आप एकदम फ्रेशर हो. सिंपल इतना याद रखो, 10,000 रुपया है. मुझे मैक्सिमम लेवरेज कितना मिलेगा, 5 गुना. तो 10,000 का 5 गुना कितना होता है, 50,000. तो 50,000 में 2600 का कितना शेयर आएगा, 19 शेयर आएगा. बस 19 शेयर लो, खत्म कर दो. इतना ही करो, ज्यादा फिलहाल कैलकुलेशन वैल्कुलेशन का टेंशन मत लो. अगर 19 नहीं ले पाते हो तो 15 ले लो बस. अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो 10 ले लो, आपका मर्जी है. फिलहाल जो आपका पहले 3 महीने का गोल है वो है सिर्फ चार्ट को सही से पहचानना और एटलीस्ट 5 रुपए क्यों ना वो कमा के दिखाना. फिर बाद में अपन रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी कैलकुलेशन वगैरह सोचेंगे. सो हम क्लास में ट्राई करते हैं कि आपको जितना हो सके नॉलेज दे. क्योंकि क्या होता है कि आज आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज होगा, उसका 6 महीने के बाद रियलाइज होगा, जब आपको पता चलेगा कि मैं 3 ट्रेड में 100 रुपए कमाया और एक ट्रेड में मैंने 500 रुपए गवाया, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला.
तो तब आप अपने आप वो कैलकुलेशन खुद से ही करना शुरू कर दोगे, बट फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करो। एनीवेज, सो 15 शेयर ले लेंगे, छोड़ देंगे उसके बाद, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, एक रियल ट्रेड ले लेते हैं। ओटीपी एक्सपायर झालं तू। ठीक है, तो अभी वो 2598 पे, छोड़ो फिलहाल हम एक रैंडम सा ट्रेड ले ही लेंगे। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट एंड हाफ एन आवर हम फोकस करेंगे कि ट्रेड कैसे लेंगे, कहाँ लेंगे, उस पार्ट पे। अब हम फोकस करते हैं कि हम ट्रेड कैसे लेंगे। फिलहाल हम अपना जो फोकस है वो अपस्टॉक्स पे कैसे ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर आप एक ऐप सीख गए ना तो आप कोई भी ऐप चला सकते हैं, क्योंकि आखिर में शब्द बटन सब सेम ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये ऐप चलाना कैसे है उसके बारे में एक ज़रा सा आइडिया देता हूँ। सबसे पहले तो आपको फंड्स पे ध्यान देना होगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है वगैरह, और उसको ऐड करने के लिए सिंपली डिपॉजिट फंड पे जाओ, जितना आपको फंड ऐड करना है लिखो, आप यूपीआई आईडी डालो। सो आपको गूगल पे का आईडी होता है, वो सब मेंशन करो। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो डायरेक्टली वो गूगल पे खोल देता है, तो ये सब आपको पता ही रहेगा पहले से, फंड ट्रांसफ़र कैसे करना है। फिर एक बार फंड ट्रांसफ़र हो गया तो ये वाला पार्ट में ज़रा क्विक बता देता हूँ। 5,000 रुपया है आपके अकाउंट में, तो आपको पास टोटल मार्जिन, कैश मार्जिन 5,800 है। अब इसमें अनसेटल्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि कल का जो बचा कुचा प्रॉफिट है इंट्राडे में जो कमाया था, जो एड अप नहीं हुआ है, वो यहाँ पर दिखता है। और कोलेट्रल का सिंपल मतलब है कि अगर आपके पास शेयर्स है और वो आपने गिरवी रखे हो तो उस पर भी आपको एक्स्ट्रा लेवरेज मिलता है। बट फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ कैश है 5,820 का। तो अब बस इतना याद रखो कि अगर आप 5,000 रुपया है ना, तो उस पर 5 गुना लेवरेज यानी कि 25,000 के शेयर आप बिना पूछे बाय कर सकते हो। आपको इसको मांगने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप बाय हो जाता है, ठीक है। नाउ तो एक काम करते हैं, शेयर का नाम ऐड करते हैं। तो जैसे कि मैंने भी देखो यहाँ पे भाव ऐड करके रखे हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो फिलहाल एक वॉच लिस्ट बना देता हूँ, रिलायंस का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर रिलायंस का नाम लिखो। तो रिलायंस हमेशा NSE लो, EQ लो, और ऐड करो। फिलहाल क्या करो, कोशिश करो कि सिर्फ देखो, आप एक्चुअल में अभी कुछ मत करो, जब हम बाद में अलग से आपको टाइम देंगे ट्रेड करने का। फिलहाल सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सो रिलायंस का नाम ऐड हो गया। अब अगर आपको बोला है कि शेयर को लॉन्ग करना है, बाई करना है, तो सिंपली बाई है, शॉर्ट करना है तो सेल कर दो। फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट। तो ये जो राइट में खुला है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर विंडो। अब इसमें क्या क्या होता है मैं आपको ऊपर ऊपर से फिर से बताता हूँ। फिलहाल अपने को क्या करना है, 10 क्वांटिटी करनी है शॉर्ट, तो क्वांटिटी लिख दी 10। और यहाँ पर पूछा जाता है प्रोडक्ट टाइप। इसमें बेसिकली ये पूछते हैं कि आपको इंट्राडे लेना है या डिलीवरी। तो कुछ कुछ ब्रोकर इंट्राडे की जगह MIS शब्द यूज करते हैं, कुछ कुछ अब मोतीलाल वाले वैल्यू प्लस वर्ड यूज करते हैं। इन्होंने डायरेक्ट इंट्राडे यूज किया है। अब सेकंड ऑप्शन है डिलीवरी। कुछ कुछ ब्रोकर डिलीवरी की जगह CNC वर्ड यूज करते हैं। मोतीलाल वाले इसकी जगह डिलीवरी वर्ड यूज करते हैं। सो इसमें भी आपको चेंज होगा। आई थिंक जीरोडा वाले इसकी जगह लॉन्ग टर्म वर्ड यूज करते हैं। बट शेवटी अर्थ तोच आहे की इंट्राडे के लिए इंट्राडे MIS, डिलीवरी के लिए डिलीवरी CNC। फिलहाल हम इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे लिखो। अब इंट्राडे करते टाइम पे एक चीज याद रखो, स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स में, कि अगर आपने ये शेयर खरीदा या बेचा है तो इसमें से बाहर निकलने का काम आपका है। 3 बजे आपके सारे के सारे ट्रेड स्क्वायर ऑफ होंगे। अगर आपने खुद उस ट्रेड से बाहर नहीं निकले तो ब्रोकर आपके लिए बाहर निकल जाता है, बट फिर उसका वो पेनल्टी लगाता है।
अगर आपने ब्रोकर को बोला ना, ब्रोकर ने आपके लिए आपका ट्रेड निकाला तो 50 रुपए का पेनल्टी डेफिनेटली लगेगा. सो स्वतःहून निघा, जाऊन द्या. सो इंट्राडे हो गया. अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि किस भाव से बेचना है. इसमें भी दो बटन होते हैं, मार्केट और लिमिट. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मार्केट का मतलब है कि जो भाव चल रहा है उस भाव से बेच दो. बट अगर आप चाहो तो अपना खुद का भी भाव लिख सकते हो कि मैं खुद बताऊंगा कि किस प्राइस से बेचना है. तो उसके लिए लिमिट नाम का बटन यूज करो. तो लिमिट में आपने समझो भाव लिख दिया कि मुझे 2605 पर ही बेचना है. तो जब वो शेयर 2605 पर आएगा तभी बिकेगा, नहीं तो आपका ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा. फिलहाल मैं आपको लिमिट ऑर्डर बताता हूँ, बट आपको हम सजेस्ट कर रहे हो कि जब तक आप एकदम फ्रेशर हो ना, मार्केट ऑर्डर यूज करो, करंट भाव से बाय करो, करंट भाव से सेल करो, वही ज्यादा इजी जाएगा आपको. फिलहाल लिमिट लिखने पर क्या होता है बताता हूँ. तो आप एक चीज नोटिस करो, 2605 से 10 शेयर बेच रहे हो तो आपका कितना रुपए का सेलिंग हो रहा है? 26,000 रुपीज का सेलिंग हो रहा है. बट आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड मार्जिन 5,000 ही दिख रहा है, क्योंकि ब्रोकर ने आपको बिना पूछे 5 टाइम्स लेवरेज दिया है. तो अगर आप देखोगे 2605 से 10 क्वांटिटी बेच रहे हो तो 26,000 का माल हो गया. इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको वैसे भी 5,200 रुपये मिलेगा. तो ब्रोकर, जैसे अभी किसी ने पूछा था ना ऑनलाइन में कि लेवरेज कैसे लेना है, तो आपको लेवरेज लेने का जरूरत ही नहीं होता है, बिना पूछे मिल जाता है आपको. बाय डिफॉल्ट ही 5 टाइम्स लेवरेज मिलेगा. ठीक है. We have to just put our quantity to automatically. देखो, उसको पता है कि आपको इंट्राडे में 5 गुना देना ही है, तो मांगने की जरूरत ही नहीं, अपने आप दे दिया. दूसरा पॉइंट, मतलब डिलीवरी में वैसे भी लेवरेज मिलता नहीं है, तो आपको पूरा 26,000 मिल लगेगा ही. इंट्राडे करोगे तो अपने आप वो लेवरेज कम होके 5 गुना हो जाएगा. सो पूछने का जरूरत नहीं रहता है, अपने आप मिल जाता है. तो सेल कर दिया, प्लेस कर दिया, और ये जो ऑर्डर है अभी सबमिट हो गया. तो इस चीज को बोलते हैं ऑर्डर भेजना. तो तुम नहीं का सामान का ऑर्डर भेजते हो, वो ऑर्डर गया कहाँ पे? एक्सचेंज को गया. अब तुम पूछोगे कि मेरे ऑर्डर के साथ क्या हुआ, तो वो ऑर्डर अगर आपको चेक करना है ना, तो आपको एक अलग विंडो में आना पड़ता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर बुक. ये दिख रहा है ऑर्डर नीचे, उस पर क्लिक करोगे. तो इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ. तो आपको क्या क्या दिख रहा है? रिलायंस का आपने ऑर्डर प्लेस किया था सेल करने का 2605 से, लेकिन उसका भाव अभी 2600 चल रहा है, भाव उधर पहुंचा नहीं, इसलिए आपका ऑर्डर अभी भी ओपन या पेंडिंग है. आपका जब तक ऑर्डर पेंडिंग रहेगा ना, तब तक आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. अगर आपका ऑर्डर क्या बोलते हैं कंप्लीट हो गया या रिजेक्ट हो गया तो उसको बदल नहीं सकते. तो अगर आपने इस ऑर्डर पे कहीं पर भी क्लिक किया ना, तो आपको हमेशा ऑर्डर का डिटेल्स दिखाई देगा. और इसमें आपको क्या क्या दिखेगा? आपने 10 क्वांटिटी बेचने को रखा है इंट्राडे में, कितने बजे डाला था, 1:03 पे, 2605 पे, ये सब चीज़ें दिखेगा. और अगर आपका ऑर्डर पेंडिंग है ना, तो आपको इसको मॉडिफाई करने का या कैंसिल करने का बटन भी दिखेगा. तो मैं चाहूँ तो इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ. सिंपली मॉडिफाई पे क्लिक करो. आपका क्वांटिटी रेडीमेड है, भाव भी उधर पे लिखा हुआ है, ऑर्डर का प्रकार भी यहाँ पे लिखा हुआ है. तो मैं इसको बदल के अभी चलो 2602 कर देता हूँ. कर दिया. रिव्यू करो, प्लेस करो, और हो गया फिर से. तो अभी ये ऑर्डर पहले 2605 था, अभी कितना हो गया? 2602. तो पॉसिबल है. यहाँ तक समझा? ओके, चलेगा. सो एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद, तो अभी गया उधर पे 2605 पे तो सेल हो जाएगा. बट फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, इसको मार्केट रेट से ही बेच देता हूँ. आई थिंक आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ऑर्डर कैसे मॉडिफाई करते हैं. सो मॉडिफाई किया, इसको मैं क्या कर देता हूँ, मार्केट ही कर देता हूँ. अब इससे क्या हो जाएगा कि जो भाव राइट नाउ चल रहा है उस भाव से सेल हो जाएगा. सबमिट करो, प्लेस करो, आणि ऑर्डर झाला कंप्लीट. सो बेसिकली हा 2600 रुपयाला कितीला सेल झाला. जर तुम्हाला बघायचं आहे की कितीला सेल झालाय, तर सिम्पली इथे प्लेस वरती करा. ॲव्हरेज तुमचा 2599.55 ला सेल झालाय तिथे दिसून येतं. ठीक आहे. अभी
एक बार तुम्हारा शेयर बाय या सेल हो गया तो फिर अभी क्वेश्चन आता है कि मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना चल रहा है, और वो चेक करने के लिए आप फिर से एक अलग विंडो में जाओगे जिसको हम बोलते हैं पोजीशंस। पोजीशन में हमेशा एक चीज याद रखो कि आपका आज जो कुछ भी एक्टिविटी हुआ है वही सिर्फ दिखता है। तो आज आपने डिलीवरी में कुछ खरीदा बेचा या आज इंट्राडे में कुछ बाय सेल किया तो वो पोजीशन में दिखता है। इवन फ्यूचर ऑप्शन के जो जो भी चीजें होती है फ्यूचर ऑप्शन में आपने जो कुछ भी बाय किया वो भी हमेशा पोजीशन में ही दिखेगा। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि मैंने 10 शेयर -10 मतलब शॉर्ट सेल किया है 25.99 को, जिस शेयर का भाव फिलहाल 2600 चल रहा है। तो मुझे 50 पैसे का लॉस हो रहा है। 50 पैसे का लॉस 10 शेयर के पीछे, यानी कि अराउंड 5 रुपए का नुकसान चल रहा है मेरे अकाउंट में। तो यहाँ पे मुझे दो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहे हैं, डे प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या रहता है? हो सकता है कि मैं रिलायंस में ना दिन भर में 10 अलग अलग ट्रेड करूँ, बाई सेल करूँ। तो जो ट्रेड फिलहाल मेरा ओपन है, खुला है, वो डे पी एंड एल में दिखेगा, लेकिन जो बंद हो चुके हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल पी एंड एल में दिखेगा। तो ये एक अलग रहता है। इससे फ्युचर ऑप्शन का भी रिलेशन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ तक समजा? सो पोझिशन्स मध्ये काय आजचं प्रॉफिट अँड लॉस दिसतं, एवढं लक्षात ठेवा। अब जनरली क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि एक बार मैंने बाय या सेल कर लिया तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, स्टॉप लॉस लगाओ या टारगेट लगाओ। तो अब मैंने यहाँ पे इसको सेल किया है 2600 पे, तो स्टॉप लॉस मेरा किस तरफ रहेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने शॉर्ट सेल किया है ना। शॉर्ट सेलर को नुकसान कब होता है? जब शेयर का भाव ऊपर जाएगा। प्रॉफिट कब होता है? जब शेयर का भाव नीचे आएगा। तो 5 रुपए ऊपर स्टॉप लॉस है और अप्रोक्सीमेट 10 रुपए नीचे टारगेट है। बट अभी तो आप हमेशा याद रखो कि स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना ना ऑप्शनल रहता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस लगाना है। बट नए लोगों के लिए स्टॉप लॉस लगाना ना ये एक अच्छी आदत होगी, क्योंकि क्या होता है, अगर शेयर गया अचानक से ऊपर और आपने क्विक से बटन नहीं दबाया तो आपका लॉस बढ़ते जाएगा और फिर नुकसान होते जाएगा। बट एक बार आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया तो हम आपको सजेस्ट क्या करते हैं कि मार्केट रेट से बाय करो, मार्केट रेट से सेल करो, स्टॉप लॉस टारगेट लगाने का जरूरत ही नहीं है अगर आप सामने बैठ के ट्रेड कर रहे हो तो। स्टॉप लॉस टारगेट किन के लिए है? जो ऐसा ऐप पे ऑर्डर लगा के अपना दूसरा काम करते बैठेंगे उनके लिए है। बट हम में से 90% लोग तो क्या सामने बैठ कर ही ट्रेड करेंगे। तो आप क्या करो, स्टॉप लॉस टारगेट लगाने का टेंशन मत लो, सामने बैठकर ही मार्केट रेट से बाय करो, मार्केट रेट से सेल करो। लकीली हमको क्या दिख रहा है कि 25.99 का बेचा हुआ शेयर 2595 चल रहा है और अपने को 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फिर भी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है या टारगेट लगाना है तो आप सिंपली क्या करोगे, आपको अलग से यहाँ से सेल करने का जरूरत नहीं है। क्या करो, सिंपली पोजीशन पे आओ और आपका पोजीशन का डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। ऐप में अलग दिखता है, यहाँ पे अलग दिखता है। और यहाँ पर ना आपको क्या दिख रहा है कि आपने 10 क्वांटिटी बेचा है, 30 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। और इधर पे ना आपको एक एग्जिट नाम का बटन दिखेगा। कुछ कुछ ब्रोकर के यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नाम का बटन दिखता है। सो दोनों का मतलब एक ही होता है कि इसमें से बाहर निकलो। अब बाय वाले को स्क्वायर ऑफ करना है मतलब सेल करना पड़ेगा, और सेल वाले को स्क्वायर ऑफ करना है मतलब बाय करना पड़ेगा। सो ऐप को अपने आप पता है कि स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है। आप सिर्फ इस पे क्लिक करो और आपका अपने आप एक बाय का ऑर्डर खुल जाएगा। हाँ राहुल सर बोला। हा ते हा बरोबर आहे, बरोबर आहे. इथे सध्या आम्ही फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी करतोय सध्या. बट तुम्ही जेव्हा ट्रेड करता तेव्हा नाही, नाही. नाही, नाही, नाही. कमिशन ब्रेक इव्हन नेहमी कन्सिडर करूनच ट्रेड करा. सो चला स्टॉप लॉस लावायच्या आधी जरा तुमचं ब्रेक इव्हनचं गणित पण एकदा सांगतो. अब पहले मैं मोतीलाल बताता हूँ क्योंकि वो इजी है। जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं ना जिनका 3 पैसा 30 पैसा कमीशन होता है, तो अब ब्रेक इवन कैसे गिनते हैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड ब्रोकरेज जो होता है इंट्राडे का होता है 0.05%। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने 2500 रुपए से, इजी करता हूँ, 1000 रुपए से 100 शेयर खरीदे तो आपका बाइंग वैल्यू हो गया 1 लाख रुपए।
आपका बाई साइड का ब्रोकरेज रहेगा 1 लाख का 0.05%, यानी कि 50 रुपए बाई साइड का। एग्जैक्टली उल्टा सेल साइड का भी होगा। ठीक है, ठीक है। अब टैक्सेस के लिए ना हम हमेशा जरा अज्यूम करते हैं कि 0.2% आप टैक्सेस में बढ़ा दो, 0.02% आप टैक्सेस में बढ़ा दो। डिलीवरी के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप टोटल टर्नओवर का 0.2% ऐड कर दो, और इंट्राडे में आप 0.02 ऐड करो। तो अगर मैं आपको ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है तो 0.05 बाई साइड का, 0.05% सेल साइड का, प्लस टैक्सेस 0.02, तो सबको ऐड किया तो 0.12% का आपका ब्रेक इवन होगा। यानी कि अगर आपने कोई 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो वो प्रॉफिट में आने के लिए कितना, आपको वो शेयर 100 रुपए 12 पैसे के ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपको टैक्सेस वगैरह ब्रोकरेज कट के एक्चुअल प्रॉफिट शुरू होगा। ये फुल सर्विस ब्रोकर का है। तो अगर आप समझो आपको कमीशन लगाया है 0.3 पैसा, तो कैसे ब्रेक इवन गिनोगे? 0.03% बाई साइड का, 0.03% सेल साइड का, और 0.02% किसका, अपना टैक्सेस का। तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आपका शेयर 100 रुपए का खरीद के 100 रुपया 80 पैसा तो भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। नहीं, 100 रुपया 8 पैसा। ठीक है, तो वैसे ही अभी इस केस में ब्रेक इवन कितना होगा देखते हैं। 2600 रुपए का शेयर खरीदा है, तो मेरा प्रॉफिट होना कब शुरू होगा? जब 2600 का 0.12% कितना हो गया, 3 रुपया। तो मुझे प्रॉफिट होना कब शुरू होगा? जब 2600 से 3 रुपया ऊपर जाएगा, तो 2603 से मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। अब सिंस मैंने शॉर्ट सेल किया तो मेरा प्रॉफिट कब शुरू होगा? जब शेयर 2597 के नीचे आएगा। ये समझा? बट अपस्टॉक्स वालों के लिए या जीरोडा वालों के लिए तो और इजी काम है। 20 रुपए बाई साइड, 20 रुपए सेल साइड, बट टैक्सेस 0.02%, उसको तुम बदल नहीं सकते। तो जनरली 20 रुपया बाई साइड का, 20 रुपए सेल साइड का, 10 रुपए का टैक्सेस पकड़ो, तो आपको 50 रुपए का ब्रेक इवन तो मिलना ही चाहिए, तब जाके आपको कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर का जो है प्रॉफिट लॉस शुरू होगा। तो एक अंदाजा लगाओ, लाख रुपए का 0.02% किया तो मुश्किल से 20 रुपया होता है। तो 40 रुपए को 20 रुपया, तो 60 रुपए लगा लो। तो हर लाख रुपए के पीछे 20 रुपए का टैक्सेस ऐड करो। तो एक मिनट है केतन सर। तो मैं अगर लाख रुपए का बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ तो मेरा टैक्सेस 20 रुपए से बढ़ेगा। 5 लाख का बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ तो मेरा टैक्सेस 100 रुपए हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि मेरा बाइंग साइड का ब्रोकरेज 20 है, सेलिंग साइड का ब्रोकरेज 20 है, बट मैं 5 लाख का बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ, तो आपका टैक्सेस और ब्रोकरेज जाके आपका 140 रुपए कटेगा। तो ये आप अपने एंड से करो, बट मैंने जो बताया वो एक सिंपल थंब रूल है। ठीक है, चलेगा। हाँ केतन सर बोला। हेलो। हाँ येतोय, बोला। हाँ बोला ना, येतोय आवाज। देखो, आप फ्यूचर ऑप्शन का बोल रहे हो, और फ्यूचर ऑप्शन के केस में अपस्टॉक्स का ब्रोकरेज है 20 रुपया प्रति ऑर्डर। तो अगर आप एक ऑर्डर में 40 लॉट भी मारोगे तो भी 20 रुपया ही लगेगा। हाँ बोला। ठीक, एनिवे, सो ह्या केसमध्ये बघूया आपलं ब्रेक इव्हन किती आहे। 2600 रुपयाने 10 शेअर विकलेत, तो 26,000ची सेलिंग व्हॅल्यू आहे। आणि अपस्टॉक्सचं ब्रोकरेज कसं मोजतात माहिती आहे? 0.05% और 20 विच एव्हर इज लोअर असं मोजतात। तो 26,000चे 0.02% किती झाले? 0.05% म्हणजे 13 रुपये बाय साईडला, अप्रॉक्स 13 रुपये सेल साईडला, आणि 26,000 प्लस 26,000ची सेलिंग व्हॅल्यू, आणि ह्याचे किती? 0.02%चे टॅक्सेस, म्हणजे 10 रुपये हे, तर 13 रुपये बायचे, 13 रुपये सेलचे,
आणि ₹1,00,000 मागे तुम्ही एक टॅक्सेस वगैरे ₹10 पकडा, तर तुमचे ₹36 ब्रोकरेज आणि कमिशनमध्ये जातील. तर 10 क्वांटिटी घेतल्यात आणि 10 क्वांटिटी मागे जर ₹36 मिळायचे तर तुमच्या शेअरला किती पडावा लागेल? ₹3.5 तरी मिनिमम पडावंच लागेल. समजलंय कसं केलं? असं म्हणजे तुम्हाला एक्सेल वेक्सेल करायची गरज नाही. डोक्यातल्या डोक्यात धरायचं की बघा ₹10 मागे ₹30 मिळणार, ₹20 मागे 20 आणि ₹30 ₹3 मागे ₹30 मिळणार. सो 50,000चा बाय आहे, 50,000चा सेल आहे. सो अप्रॉक्सिमेट माझं ब्रोकरेज ₹50 जाणार आहे. तर 10 शेअर मागे ₹5 मिळायला पाहिजे. सिंपल गणित. एनीवेज, अब आते हैं वापस से अपने स्टॉप लॉस पे. सो लगाया क्या हमने? नहीं लगाया. ऑर्डर पे क्लिक किया, कहाँ पे आना है? एग्जिट के बटन पे. और अब स्टॉप लॉस के लिए ऑप्शन क्या है? देखो, टारगेट लगाना है तो बटन दबाओ लिमिट का, स्टॉप लॉस लगाना है तो बटन दबाओ एसएल मार्केट का. इंट्राडे वालों के लिए एसएल लिमिट का बटन देखने का भी जरूरत नहीं है, तो ये वाला यहाँ पर हम फोकस ही नहीं करेंगे. एसएल मार्केट पे जाते हैं. और एसएल मार्केट करते ही ना आपको यहाँ पर एक ट्रिगर नाम का शब्द दिखाई दे रहा है. ये ट्रिगर मतलब स्टॉप लॉस. जर तुम्ही एक नोटीस करा की स्टॉप लॉस लावला तरच ट्रिगर बटन येत आहे, लिमिट दागलं की ते ट्रिगर बटन येतच नाही. तर जेव्हा पण तुम्हाला ट्रिगर शब्द दिसून जाईल तेव्हा तुम्हाला स्टॉप लॉस समजायचा है. सेकेंड पॉइंट, जब तुम बाय करते हो ना तो ट्रिगर हमेशा नीचे रहेगा, और जब तुम शॉर्ट सेल करते हो तो ट्रिगर हमेशा ऊपर रहेगा. तो एक चीज याद रखो, अगर आपने यहाँ पे ऊपर का भाव लिखा ना तो वो बोलेगा कि ये गलत ऑर्डर है. ठीक है, तो अरे हाँ, तो वो बोलेगा कि गलत ऑर्डर है. ठीक है, मैंने सेल कितने का किया है? 2600 का. स्टॉप लॉस है ₹5 ऊपर. तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 2605. तो 10 क्वांटिटी 2605 का स्टॉप लॉस. रिव्यू करो, प्लेस करो, और गया क्या मेरा ऑर्डर? गया. सो ऑर्डर्स हमेशा कहाँ पे दिखता है एज यूजुअल? ऑर्डर बुक मध्ये. ठीक आहे. सो रिलायन्सचा हा माझा ट्रिगर पेंडिंग आहे. ट्रिगर पेंडिंगचा अर्थ आहे स्टॉप लॉस पेंडिंग आहे. आणि कितीला लावलाय मी? 2605ला, जेव्हा सध्या भाव चालू आहे 2597. अब ये ऑर्डर पेंडिंग है तो एज यूजुअल मैं इसको भी मॉडिफाई कर सकता हूँ. आणि इथे मॉडिफायचं बटन दिसतंच. सो अगर बोलते हैं ना कि स्टॉप लॉस मॉडिफाई करो वगैरह वगैरह, तो सिंपल यही होता है कि मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक किया, फिर से मॉडिफाई का बटन दबाया, और इस बार मैं चलो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 2605 से 2603 पे ला देता हूँ. मॉडिफाई करो, प्लेस करो, झाला तो मॉडिफाय. सो आधी इथे 2605 होतं, इथे आता 2603 आलं. इसी ऑर्डर को तुम मॉडिफाई करके टारगेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो सिंपली मॉडिफाई के बटन पे क्लिक किया, बट टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिमिट. तो वो ट्रिगर शब्द चला गया, और अब यहाँ पे आप टारगेट लिख सकते हो. तो मेरा टारगेट है 2590 का. लिख दिया. रिव्यू करो, प्लेस करो. थोड़ा सा स्लो झालंय. एनीवे, सो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर ट्रिगर पेंडिंग शब्द था, वो निकल गया. अब वो एक सादा सा लिमिट ऑर्डर है, इसलिए उसके आगे ओपन शब्द आया. 2590 का टारगेट है, जबकि शेयर का भाव 2595 चल रहा है. हम ₹5 प्रॉफिट में है, तो 10 शेयर के पीछे ₹5 यानी कि फिलहाल ₹50 प्लस में चल रहा है. तो टारगेट कैसे लगाना समझ गया. बट एक चीज याद रखो, एक टाइम पे या तो स्टॉप लॉस लगेगा या तो टारगेट लगेगा. आप दोनों साथ में नहीं लगा सकते. उसका रीजन क्या है? आपने शेयर को एक बार खरीदा, तो अगर आप 2 ऑर्डर लगाओगे तो ब्रोकर को क्या लगेगा? आप बेसिकली क्या है, गोल क्या है? एक बार खरीद के तुम एक ही बार बेच सकते हो ना, तो एक बार खरीद के 2 बार बेच नहीं सकते. तो एक चीज याद रखो, या तो स्टॉप लॉस लगेगा या तो टारगेट लगेगा. दोनों में से दोनों साथ में नहीं लगते कभी भी. हे झालं क्लिअर. सो इधर स्टॉप लॉस लावा किंवा टार्गेट लावा, दोन्ही एकत्र लावूच नका. एनिवे, आता सो आपण एक काम करूया,
ह्या स्टॉप लॉस ह्या टार्गेटला आपण डिलीट करूया आणि डिलीट करण्यासाठी सिम्पली काय करायचं, ऑर्डरवरती क्लिक करायचं आणि इथे कॅन्सलचं बटन आहे, येस करा आणि आता तो ऑर्डर कॅन्सल होऊन जाईल. झाला कॅन्सल. ठीक है. सो यहाँ तक सबको समझ में आया सर? तुम्हाला समजलं? ठीक आहे. ऑनलाईन मध्ये समजलं सगळ्यांना? एनीवेज चलो ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं, अब मान के चलो कि यार ठीक है, बस अभी काफ़ी प्रॉफिट हो गया, मुझे इसमें से बाहर निकलना है. तो हम आपको क्या सजेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस टारगेट तो सजेस्ट ही नहीं कर रहे, आप सिंपली क्या करो, पोजीशन पे क्लिक करो, एग्जिट के बटन पे क्लिक करो, आपका क्वांटिटी रेडीमेड वहाँ पे रहेगा, मार्केट भी रेडीमेड वहाँ पे रहेगा, आपको सिर्फ रिव्यू का बटन 2 बार दबाना है कि आपका शेयर बाय हो जाएगा. तो मैं रिव्यू का बटन दबाता हूँ, प्लेस का बटन दबाता हूँ, वो ऑर्डर गया और मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया. कितने पे हुआ? 2597. तो 22 रुपये मिल गया. तो सो बेसिकली अपना अभी क्वांटिटी ज़ीरो हो गया. मतलब हमने क्या किया था, 10 शेयर बेचा था 2599 पे, 10 शेयर बाय कर लिया 2597 पे और लकीली अपने को ये प्रॉफिट लेके निकल गए. ठीक है. सो ये वाला पॉइंट. तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप वापस से जाते हैं. हमने क्या किया था, सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आने का वेट किया, वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से जो भी शेयर है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. तो उसके हिसाब से फिर हमने सोचा कि बाय करें या सेल करें. अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पे था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नीचे आएगा और लकीली आया भी नीचे. तो हमने क्या किया, शेयर को पहले क्या किया, शेयर का नाम ऐड किया, पहले शॉर्ट सेल किया, शॉर्ट करने के लिए जो भी क्वांटिटी थी उसका कैलकुलेशन किया, क्वांटिटी गिना, पहले शेयर को शॉर्ट किया और फिर बस क्या वेट करना है, बस दैट्स इट. तो एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो बेटर रहेगा. ट्रेडिंग में ना लाइक 80% तुम्हारा टाइम वेटिंग में ही जाता है. एक्चुअल ऑर्डर प्लेस करने का जो काम होता है ना, वो 10 सेकंड का ही होता है. और ये बटन दबाना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा रेट आने तक वेट करना. और जब आपको दिख रहा है कि हाँ ये बेस्ट चांस है, यहाँ पे मैं खरीदा बेचूंगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एकदम ब्रेनलेस ट्रेड है. ब्रेनलेस ट्रेड का मतलब क्या है, दिख रहा है कि सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक ले रहा है, गिर रहा है, और आपको लाइक 80% कॉन्फिडेंस है कि आप पे वो ट्रेड जाएगा, तो फिर वो आपको सिंपली लेना है, दैट्स इट. सो बस वेटिंग में ही आपका काफ़ी टाइम जाता है. और जब आप ट्रेड लेते हैं तो फिर उसके बाद और वेटिंग क्यों होता है, क्योंकि शेयर के नीचे गिरने का वेट करते हो. सो आइडियली ये शेयर 2605 का हम सेल करके 2595 पे बाय भी कर चुके होते. तो अगर आप 100 शेयर लेते और उसमें लकीली कितना 10 रुपये मिलता तो आपको 1000 रुपये मिल भी जाता अब तक. बट द एंटायर गोल वॉज कि शेयर ढूंढो, फिर उसको कहाँ पे खरीदना बेचना है वो देखो, फिर कैसे खरीदना बेचना है वो देखो, और फिर आप अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो लेके निकल जाओ. सिंपल है. ठीक है. एक लास्ट पॉइंट, अब आपने जो भी ट्रेडिंग किया है उसका रोज बाय सेल करोगे और आपको क्वेश्चन आएगा कि मैंने महीने भर में कितना प्रॉफिट लॉस कमाया. तो वो पता करने के लिए ना जनरली हर ब्रोकर का अपना खुद का एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एक लेजर स्टेटमेंट रहता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस हर ब्रोकर का अलग अलग रहेगा. तो इस केस में मैं रिपोर्ट्स पे जाता हूँ. यहाँ पर खुलने दो उसको आराम से. हाँ. सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नाम का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो.
अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी दो चीजें दिखेंगी, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो मैं लेके निकल चुका हूँ, और अनरियलाइज्ड का मतलब है जो अभी तक बुक करना बाकी है। बट एक चीज याद रखो, पी एंड एल में आपका ना कल कल तक का ही दिखेगा जो कुछ भी। तो आज जो आपने ट्रेड किया वो इसमें नहीं दिखेगा, वो कल दिखाई देगा आपको। तो मैंने साल भर में देखता हूँ, लास्ट 60 डेज में या लास्ट पूरे साल भर में, इस अकाउंट में हम नहीं करते तो बस डेमो के लिए अकाउंट है, कुछ भी ट्रेड नहीं किया है। सो एनीवेज, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। आपने कौन सा शेयर किस तारीख को खरीदा था, कितने का खरीदा था, कितने का बेचा, किसको और को प्रॉफिट लॉस कितना कमाया, वो सब इसमें दिखाई देता है। तो अनरियलाइज में क्या कुछ देखते हैं। ये कौन सा शेयर है, ये मन्नपुरम हाउसिंग का एक ऐसा एग्जाम्पल के लिया था, 5 शेयर 174 का लिया था, 18 का बेचा, तो इसमें 200 रुपए का नुकसान है। तो आपको ऐसा पी एंड एल आपको दिखता है। सो आपको क्या करना है कि अगर आप सीरियस ट्रेडिंग करते हो तो हर महीने के एंड में, या इंट्राडे ट्रेडर हो तो हर हफ्ते के एंड में ऐसा देखो कि मैंने पूरा ब्रोकरेज टैक्सेस जाने के बाद कितना रुपए कमाया, कितना आया, कितना गया। सो पी एंड एल स्टेटमेंट ना महीने में एक बार देखने का आदत लगा लो। दूसरा एक लास्ट चीज बताता हूँ कि अगर कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना आया, इतना गया, तो उसके लिए ना आपको एक और रिपोर्ट देखना इंपॉर्टेंट है जो है लेजर। लेजर मतलब बैंक बैलेंस जैसा। उस पर क्लिक करो। सो लास्ट 60 डेज का मैं देखता हूँ। सो यहाँ पर बस एक ही दिख रहा है कि 10 तारीख को कोई तो फंड ट्रांसफर किया था 1000 का, और क्लोजिंग बैलेंस 823 हो गया। तो लेजर में आपको दिखता है कि आपने कितना पैसा ऐड किया, कितना पैसा विड्रॉ किया, उसका हिसाब। तो कभी भी डाउट आएगा ना कि पैसे का क्या हुआ, तो आप लेजर स्टेटमेंट देखा करो, और महीने में एक बार तो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, सो दैट आपको एक अंदाजा है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो परफेक्ट। वाह, चांगलं सुटतंय। ठीक है, जाऊन द्या। तो फिर से रिवाइज करते हैं। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मार्केट में आए सुबह सुबह, और फिर हमने सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ किए। लकीली हम देख रहे हैं कि आज अपना दिन अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर जब आया, ये कब की बात है, आज की, जो हमने सपोर्ट सुबह ड्रॉ किया था वहां से काफी ऊपर भी गया, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वहां से नीचे भी गया। तो अगर हम दोनों ट्रेड लेते तो दोनों में पैसा मिलता, तो वो नसीब है। एक मिनिट हा प्रनिल सर, मी हे कंप्लीट करतो, मग तुमच्याकडे येतो। फिर उसके बाद क्या किया, सिंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से निफ्टी गिरेगा, तो हमने सारे के सारे सेल वाले ट्रेड ढूंढे, जिसमें अपने को एक ट्रेड मिला जिसमें हमने नोटिस क्या किया कि रिलायंस जो है वो एक प्रकार के हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे भी था, और ट्रेंड लाइन वाले रेजिस्टेंस पे भी था, जिधर से वो शेयर के नीचे आने के अच्छे खासे चांसेस थे। 2604 से वो गिरना शुरू हुआ, और अभी वो 2593 पे आ चुका है। तो अपने को ऑलरेडी 15 रुपए 12 रुपए का ऑलमोस्ट प्रॉफिट मिल भी जाता। 100 शेयर खरीदते तो अपने को 100 शेयर बेचते तो अपने को 1200 रुपए के आसपास कुछ तो मिल जाता। तो ठीक है। बट फिर आपको हमने शेयर का नाम ढूंढना कैसे, ऐड कैसे करना है, एक्चुअल ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे निकालना है, और फिर आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका हिसाब लगा के ब्रेक इवन या प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके रोज अगर आप ऐसा ट्रेड करोगे तो आपको महीने के एंड में कितना मिलेगा, कितना आएगा, कितना जाएगा, उसका हिसाब कैसे लगाना है वो भी बता दिया। तो हमारा जो आज का जो सेशन का जो गोल था कि जो एकदम नए लोग हैं ना, उनको ऐप पहले तो यूज कैसे करना है वो सिखाना हमारा गोल होता है। प्रॉफिट एंड लॉस तो फिर उसके बाद आप जैसा चार्ट एनालाइज करोगे वैसा होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, आप रेगुलर बेसिस पे करोगे। बस इतना है कि ये जो है हमने 1 घंटे में करके दिखाया, आपको ये पूरा दिन लग सकता है कि मैं सुबह सुबह आऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊंगा, वो आने तक वेट करूंगा, फिर एग्जैक्ट शेयर ढूंढूंगा, फिर उसको मैं बाय सेल करूंगा।
ये वेटिंग पीरियड में हो सकता है कि 15 मिनट में भी हो जाए, कभी कभी हो सकता है कि 2 घंटे भी लग जाए। तो आपको अपना खुद का टाइम टेबल और वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से। हाँ, प्रणील सर बोला। ठीक आहे, सांगतो. आम्ही बघा हे म्हणजे क्लास सुरू होताना आम्ही सांगितलं होतं, की आम्ही जनरली जे सपोर्ट रेजिस्टन्स ड्रॉ करतो ना, सुरुवातीला 1 आवर वरती जातो. मग जरा शोधतो जवळचे सपोर्ट रेजिस्टन्स. बट मग नंतर 15 मिनिट वरतीच मेन सपोर्ट आणि रेजिस्टन्स असतो. कारण लांब पर्यंत गेलं ना, तर मग आपल्याला नीट दिसतं, की बघा इथे रेजिस्टन्स घेतला होता, इथे रेजिस्टन्स घेतला होता, इथे असं-असं. आणि मग ह्यामुळे काय झालं, की आता इथे 15 मिनिट वरती बघा बराच वेळ सपोर्ट नव्हता. तर आपल्याला खूप मागे जावं लागलं इथे. आता हे 15 मिनिटवर लगेच दिसलं नसतं. पण जर मी समजा थोडासा टाइम फ्रेम वाढवून 1 आवर केला असता, तर मला लगेच दिसलं असतं, की बघा इथे रेजिस्टन्स असेल. ठीक आहे. सो असे 2-3 इंट्राडे करताय तर 5 मिनिट, 15 मिनिट आणि 1 आवर ह्या तिघांवरती जाऊन जरा चेक करा, की कुठे सपोर्ट रेजिस्टन्सेस मिळतात. समजलं आता? ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो जो हमें आपको बताना था वो सब तो अभी हो गया है। तो अभी एक काम करते हैं, आपसे एक बार कुछ क्वेश्चंस होंगे तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तुम्हाला काय पहिले ऑफलाईन वालों के सॉल्व करते हैं, कुणाला काही क्वेश्चन आहे का इथे? नाही? ठीक आहे. ऑनलाईन मध्ये कुणाला काही क्वेश्चन आहे का? ओके, चलेगा। ठीक है। सो इंट्राडे, हाँ बोला। हाँ बोला ना मैम। आता बघा, जर तुम्हाला स्टॉक्समध्ये ट्रेडिंग करायची आहे, आपलं कुठलं जे रिलायन्स निफ्टी, आपलं रिलायन्स एसबीआय वगैरे, त्यांची ट्रेडिंग तर इंट्राडे मध्ये 2:15 ते 3:15च चालते, 2:15 ते 3च चालते. बट डिलिव्हरीमध्ये 2:15 ते 3:30 चालतं. बट फ्युचर अँड ऑप्शन जे आहेत ना, ते प्युअर 9 AM to 3:30 पर्यंत तुम्ही ट्रेड करू शकता. बट जर तुम्हाला 9च्या आधी किंवा 3:30च्या नंतर काहीतरी बाईंग सेलिंग करायची तर ते जमत नाही आपल्याला. रिटेल इन्व्हेस्टरला तो ऑप्शन नाही, नाही. ते प्री ओपनिंग आणि पोस्ट क्लोजिंग रिटेल इन्व्हेस्टरला नसतं ओपन. नाही मॅम, आपल्या एएम, अच्छा, तुम्ही ते एएमओ ऑर्डर बद्दल बोलताय का का? नाही, हे बघा, फर्स्ट एवढंच लक्षात ठेवा, की कुठलीही ट्रेडिंग 9 ते 3:30च्या पलीकडे होणार नाही. ऑर्डर जी प्लेसमेंट तुम्ही 3च्या नंतर पण करू शकता. बट जी ऑर्डर ऍक्च्युअल बाय सेल होण्याचा जो प्रोसेस आहे ना, तो एवढ्या 6 तासातच होणार. चलो ठीक है। एनीवेज, तो ये क्या हो गया, ये अपना इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। हाँ राहुल सर बोला। हाँ सर बोला। हेलो। ठीक है, जाने दो। अभी अपने पास टाइम है, तो अब हम क्या करेंगे, हम डिलीवरी में कैसे ट्रेड ढूंढते हैं जरा उसका एक आइडिया देते हैं। अ, देखो, डिलीवरी ट्रेडिंग उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ट्रेड करने का, इंट्राडे में देखने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग डिलीवरी ट्रेडिंग प्रेफर कर सकते हैं। तो फर्क बस इतना है कि जो हम इंट्राडे में कैसा 5:15 और 1 आवर का टाइम फ्रेम लेते हैं, डिलीवरी में हम सिंपली उसको 1 आवर, 1 डे और 1 वीक के इसमें बांट देते हैं जनरली। तो
लंबा होल्डिंग पीरियड तो आपका टाइम फ्रेम भी लंबा हो जाएगा, बस इतना गणित है। तो अब मैं समझो 1 वीक पे आया, लेट्स से रिसेंट में हमने ये बाई किया। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पर सपोर्ट था अच्छा खासा। ये बनने को बहुत टाइम लगा है। ये 21 नवंबर का और आखिरी सपोर्ट 20 जून को था, 6 महीने पहले। बट लकीली क्या हुआ कि ये जो शेयर है 1, 2 और 3 सपोर्ट लेने के बाद मैं, आप नोटिस करो 1 वीक पे बना है ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसको मैं डेली में कन्वर्ट करता हूँ तो आप ज़रा नोटिस करोगे कि ये जो रेंज में जब आया था 1, 2 और 3, सो लकीली यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर ये शेयर, अभी आपने परफेक्टली इतना पूरा कैंडल और एग्जैक्ट भाव नहीं पहचाना तो भी चलेगा। इस रेंज में कहीं पे भी बाय करो, जो रेंज है 1130 से लेकर 1140 के बीच में। इवन इफ आपने अगर 1110 से लेकर 1140 के रेंज में किधर भी बाय किया तो भी चलेगा, तो उसका टेंशन मत लो। आपने नोटिस किया कि एटीआर वैल्यू कितना 21 के आसपास है, तो अराउंड 20-21 रुपए का सपोर्ट है, 41 रुपए का टारगेट होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 1140 को भी बाई कर देते हैं तो आप नोटिस करोगे कि 1140 से अगले दिन ही वो 3 तक का ऊपर गया है। ये लकीली हो गया है। बट इवन इफ आप उसको होल्ड करते हैं तो फिलहाल आप 1240 के टारगेट के लिए उसको होल्ड कर सकते थे। वो बाद में और ऊपर गया, वो अलग क्वेश्चन है। बट अगर आप इवन 1140 का बाय करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 समझो 15 दिन भी होल्ड कर देते तो भी आपको लकीली उसमें कितना 10% प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि 1100 का शेयर अगर 11 रुपए बढ़ता है तो 10% ही हो जाएगा ना। नाही, किती रुपये वाढला, 100 रुपये वाढला, सॉरी 100 रुपये वाढला तर अप्रॉक्सिमेट 9 ते 10%च होतात। सो ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता। तो ये वाला अप्रोच सेम है, हमने जो इंट्राडे का लिया है उनके जैसा ही है। बट इसमें हमने सिर्फ एक ही चीज किया कि इंट्राडे वाले जो चार्ट थे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर पे खेल रहे थे। बट अगर आपने डिलीवरी ट्रेडिंग करना है तो डेली वीकली के टाइम फ्रेम पे खेल रहे हो, इतना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, नाउ फिलहाल बोला। मतलब ऑर्डर प्लेस करायची म्हणजे बायची तर मला ते रिक्वायरमेंट पण सर्विस ती तुमचं रिक्वायर्ड मार्जिन म्हणजे ते ट्रेड करण्यासाठी तुम्हाला तेवढे पैसे अकाउंटमध्ये असायलाच हवे, तेवढे मिनिमम, तरच तुम्ही म्हणजे ते बाय। कट नाही होणार आहे रिक्वायर्ड मार्जिनचा अर्थ आहे की तेवढे रुपये तुमच्या अकाउंटमध्ये पाहिजेत। मध्ये पाहिजे सो असे रिजेक्शन येत राहतात। इथे दाखवतो मी, थांबा बघा। मी रिलायन्सचे 100 क्वांटिटी बाय करायला प्रयत्न करतोय इंट्राडे मध्ये 2590 ला। सो यहाँ पे एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड मार्जिन 51,000 बता रहा है। बाय का ऑर्डर प्लेस किया। अब ये ऑर्डर हो गया रिजेक्ट। तो ये क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि इसने बोला कि आपके पास अकाउंट में पैसा कम है। अकाउंट में 5,000 है, जबकि मैं 2.5 लाख का शेयर बाय करने का कोशिश कर रहा था। तो इसलिए ये ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। इसने बोला कि अगर आपको ये ट्रेड करना है तो और 45 ऐड करो और फिर ये ट्रेड करने देंगे। ऐसे, हाँ, ये रिजेक्शन का एक चीज़ आपको बताना है कि ऑर्डर ना रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सो आप कभी कभी ऑर्डर प्लेस करोगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्यों ऑर्डर रिजेक्ट हुआ। तो अगर आपके साथ कभी भी ऑर्डर का रिजेक्शन आया कि ऑर्डर मेरा जा ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले एक काम करो, आप अपने ऑर्डर बुक में आओ या ऑर्डर्स पे आओ और उस ऑर्डर पे एक बार क्लिक करके देखो, और वो रीज़न हमेशा देते हैं कि क्यों ऑर्डर रिजेक्ट हुआ। तो वो एक ज़रा देखो। तो जैसे कि ये वाला रीज़न क्या था, पैसे की कमी, और हो सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, कोई तो भी ऐसा एक कुठला टी ग्रुपचा शेअर, तो टाइम घेतो।
सो TTML आई थिंक हो जाएगा, बट देखते हैं। 95 का। हाँ, ये TTML का जो शेयर है, मैं इंट्राडे में बाय करने को ट्राई कर रहा था। ये ऑर्डर अब रिजेक्ट हो गया। अब इसके सामने मैसेज क्या आ रहा है कि इंट्राडे MTF orders cannot be placed for this script, please place delivery order instead। इस रिजेक्शन का मतलब क्या है कि इस शेयर में हम इंट्राडे करना अलाउ नहीं करते हैं, तो इसमें हम इंट्राडे करने ही नहीं देंगे, तो ऐसे भी रिजेक्शन आएंगे। तो कभी भी आपको समझ में आए ना कि रिजेक्शन क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो रिजेक्शन को पढ़ो और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ वगैरह। ऐसे शेअर्स अगर बाय करते असतो सेम डे सेल करतो तरी पण नाही शक्य. ते आता ते ब्रोकर टू ब्रोकर पण डिपेंड करतं. सो आता अपस्टॉक्सचं किंवा मोतीलालचं दोन वेगळे रूल्स आहेत. 90% ऑफ द ब्रोकर, अगर आप टी या जेड ग्रुप के शेयर खरीदते हो, तो उसका सिंपल मतलब होता है ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी है। इसका मतलब है कि जब तक वो शेयर आपके डीमैट में नहीं आता, तब तक आप उसको बेच नहीं सकते हो। तो इस शेयर के केस में क्या होगा, अगर आपने आज शेयर बाय किया, तो उसको बेचने के लिए कंपलसरी 3 दिन वेट करना ही पड़ेगा, अगर वो आपके डीमैट में आया तो अगर आपने गलती से इसको बाय भी कर लिया डिलीवरी में, तो आप इसको आज नहीं बेच पाओगे। आप इसको बेचने के लिए 3 दिन वेट ही करना पड़ेगा। और इसलिए हम हमेशा सजेस्ट क्या करते हैं, अगर आपको इंट्राडे करना है ना, तो ऊपर के टॉप के 20 शेयर्स या टॉप के 50 शेयर्स में इंट्राडे करो। 50 भी छोड़ो, 20 के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है जनरली। तो क्योंकि क्या, इंट्राडे का मतलब काय, आज बाय करायचं, आज सेल करायचं, पैसे कमवून मोकळं व्हायचं आहे। मग चांगले जे सोपे शेअर्स असतात त्यांच्यामध्ये ट्रेड करून मोकळे व्हा ना। सो ह्यांच्यामध्ये रिस्क असते की विकायला खूप अवघड असतं। कोण होतं? हा बोला. हा बोला ना सर. हा बोला ना, बोला. ओके, ठीक है। पर देखो, हमने सुबह ना, अभी थोड़ी देर पहले क्लास शुरू करते टाइम पे रिलायन्स ला ना एक, सो तिथे ना आपण सपोर्ट रेजिस्टन्स ड्रॉ केले होते असे, हॉरिझॉन्टल सपोर्ट आणि हॉरिझॉन्टल रेजिस्टन्स। तीच का घेतली विचारताय, का तिचं नाव आडे कसं केलं ते विचारताय? म्हणजे इथे नाव कसं ऍड केलं? रिलायन्सच का असेल रिलायन्सच का? हा. हा, ओके. समजलं, सांगतो. आता रिलायन्सच का घेतला, कारण आम्ही सुरुवातीला थोडंसं एक्सप्लेन काय केलं होतं, की काय वाटतं की निफ्टी 50, की त्याच्यामध्ये ना, हे जे टॉपचे जे 10 शेअर्स असतात ना, त्यांच्यामध्ये सर्वात जास्त बाईंग सेलिंग होते आणि निफ्टीला अफेक्ट करणारे हेच 10-15 शेअर असतात जे मार्केटमध्ये मुवमेंट आणतात. सो आम्ही प्रिफर काय करतो, की ह्याच 10 शेअरमध्ये आम्हाला सपोर्ट रेजिस्टन्स मिळाले की आम्ही ट्रेड करतो. आम्ही बाकीचे 50 शेअर ट्रॅक करायची गरज नाही ना परत मग. आता समज. अरे वा, चांगलाच पडतोय. हो, होय, हो. सो इथेच रेजिस्टन्सेस लावले, इथे सपोर्ट लावलं, आणि मग आम्ही नोटीस केलं की इथे 2600 पासून त्या शेअरची पडायची चांगली शक्यता आहे, आणि मग इथे आम्ही 2600 ला सेल केलं, आणि मग मग काय फक्त वाट बघायची त्याला वाढायची किंवा पडायची. वरती आला असता तर आम्ही 5 रुपये नुकसानात बाहेर पडलो असतो, खाली आला असता तर आपण 10 रुपये प्रॉफिट घेऊन निघून गेलो असतो। एवढं सिंपल गणित होतं। ठीक है। अब सर अजून एक एक्झाम्पल करायचं. देखते हैं, ढूंढते हैं कुछ। टाटा देखते हैं ना। अब वाओ, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। इसको मैं पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देख लेता हूँ। एक लेवल ये है, यहाँ पे क्यों बना है समझा? एक मिनट हाँ। प्रनिल सर, एकच मिनट द्या। ये यहाँ पे सपोर्ट था ना बहुत बार,
आज यहाँ पर खुला, यहाँ तक खींच के लेके गए, बट देन यहाँ पे वो फिर से इस एरिया के आसपास रेजिस्टेंस ही ले रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपने 111 पे लाइन बनाए तो 111 पर ही एग्जैक्ट रेजिस्टेंस होगा। वो एक प्रकार का एरिया या एक प्रकार का जोन होता है। अब उसको मैं वापस से 15 मिनट पे लाता हूँ। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां से टाटा स्टील क्या होगा, नीचे गिरने का अच्छा खासा चांस है। बट ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे वो सपोर्ट लेके या साइडवेज घूमे वगैरह। तो आप ना इनको फिर 15 मिनट पे आने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया करो, क्योंकि क्या होता है, ये हम जो विक के जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जनरली हम मिस कर देते हैं। और परफेक्ट कैलकुलेशन कोई भी नहीं रहता है। मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि एग्जैक्टली ये 110.85 से ही घूमेगा। इसीलिए वो रेंज ऑफ स्टॉप लॉस जरा प्रॉपर रखना इंपॉर्टेंट रहता है। बट जनरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से टाटा स्टील के और थोड़ा नीचे गिरने के ही चांसेस है। अगर आप काफी यहाँ पे 15 मिनट पे ऊपर जाके वेट भी कर लेते हैं, समझो 111.50 को बेच के 111.10 पे खरीद भी लेते हैं, तो भी आपको 50 पैसे का प्रॉफिट मिलता है, विच इज 0.5%। हाँ, प्रणील सर बोला था। तसं आम्ही, हा बोला. प्रयत्न करा, पण एक मोठा प्रॉब्लेम काय होतो की डिलिव्हरीमध्ये काय होतं, निफ्टी अख्खे 50 शेअरला सोबतच घेऊन जातं ना. तर चान्सेस खूप कमी असतात की तेच शेअर तुम्हाला खाली मिळतील. तर अशा वेळेत ना आम्ही काय करतो, एक सिंपल थंब रूल लावलाय की ज्या पण शेअर्सचा मार्केट कॅप 50,000 कोटीच्या वरती आहे. मार्केट कॅप तुम्हाला क्लासमध्ये शिकवलंय ना, शेअर प्राइस मल्टिप्लायर. सो जे शेअर्सचं मार्केट कॅप 50,000 करोडच्या वरती आहे, त्याच शेअरमध्ये आम्ही ट्रेड करतो. सो त्याच शेअरमध्ये आम्ही डिलिव्हरी शोधतो. मग त्यामुळे होऊन जातं की समजा बँकिंग सेक्टर खूप वरती आहे, तर होऊ शकतं की ऑटो सेक्टर खाली असेल. आणि सध्या समजा समजा रिलायन्स ऑइल सेक्टर खूप वरती गेले, तेव्हा मग स्टील सेक्टर खाली मिळेल. असं होण्याचे चान्सेस वाढतात मग. काय काय म्हणला? मार्केट कॅपचं आम्ही जनरली 50,000 करोडच्या वरती प्रिफर करतो, म्हणजे लार्ज कॅपच प्रिफर. सो आपको आई थिंक याद रहेगा कि लार्ज कैप का डेफिनेशन क्या है। टॉप 100 शेयर को सेबी ने लार्ज कैप बोला है। टॉप 100। ठीक है, परफेक्ट। सो आज के सेशन के जो गोल्स थे कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है और कैसे ट्रेड लेना है वो बताना, और वो रियल मार्केट में करके दिखाना। तो सो वो तो हो गया है। आई थिंक आपके डाउट है उसमें से भी काफ़ी सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। रियल जो ट्रेड लेने पर कैसा मार्केट दिखता है, मूवमेंट कैसी होती है। अभी आपका नसीब अच्छा था क्योंकि रिलायंस का शेयर स्ट्रेट नीचे गिरा और आपको ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। बट ऐसा हो सकता है कि आपका पेशेंस टेस्ट हो। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपका ये मार्केट गिरा, आप यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पर एटलीस्ट 20 मिनट तक के लिए मार्केट साइडवेज गिरा, तब जाके वो नीचे गिरना शुरू हुआ। तो ऐसा होता है कि आप नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आप बोलते हो यार यहाँ पे बेच देना चाहिए था, फिर यहाँ पर खरीद ले तो फिर से नीचे आता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए आपको एक सजेस्ट किया जाता है कि आप जो स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो, जनरली उसका 1 टाइम मिनिमम टारगेट होता है और फिर 2 टाइम्स मिलने तक का वेट किया करो। तो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होता है, आप छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हो, फिर आपके हाथ से बड़ा सा टारगेट नहीं मिस हो जाता है, ऐसा होगा। सो आप सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो है, एक छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी ड्रॉ किया करो। तो जैसे हमने सजेस्ट किया था, देखो यहाँ पर एक हल्का सा क्या है, सपोर्ट है, यहाँ पर आके घूमने का चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आपने 25, 88, 87 जो भी ये लेवल है, यहाँ पर वेट करना चाहिए था। और देखो कि यहाँ पर आपका थोड़ा पलट रहा है। अब हो सकता है कि ये भी टूटे, बट जनरली यहाँ से यहाँ तक तो आने के चांसेस थे ही। तो आपको वेट करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सो ये पार्ट हो गया। नाउ इससे आगे आप क्या करोगे? ठीक है, आप सिंपली क्या करोगे, आप अपने अकाउंट में ना, मैम मैम आप अपने अकाउंट में क्या करो, जितना जमता है कैपिटल ऐड करो।
हम सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट एक मिनिमम 5,000 तो भी रखो, बट अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो, आपको रिस्क लेने का ही नहीं है, तो आप 1,000 रुपये भी रखो, कोई टेंशन नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप स्टार्ट करो और एक्चुअल क्वांटिटी से बाई सेल करो। क्योंकि क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग का एक छोटा सा इशू क्या होता है कि पेपर पे मैंने ये भी बाय कर लिया, वो भी बाय कर लिया, सब बाय कर लिया, और फिर मैं पेपर पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखता है सबको। बट एक्चुअल जो है टेस्ट होता है ना पेशेंस का, वो तभी होता है जब आप एक्चुअल पैसा लगाते हो। तो ऐसा नहीं भी बोल रहा कि डायरेक्टली लाख रुपए डाल के ट्रेड करना शुरू करो। अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो आप 10,000 डालो, 5,000 डालो, 5-10 क्वांटिटी एक्चुअल उस पर ट्रेड करना शुरू करो, और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बोलते हैं कि जब मेरे पास 1 महीना वेट करूंगा, पैसा जमा करूंगा, जब पैसा आएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। फिर उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो भी सीखा हुआ जो नॉलेज रहता है ना, वो भूल जाते हैं सब कुछ। तो छोटा कैपिटल क्यों ना हो, अभी राइट नाउ से स्टार्ट करोगे ना, तो उससे फायदा क्या होगा कि आपका ये नॉलेज भूलोगे नहीं। अ, अभी सीखे हो, अभी से अप्लाई करना शुरू करो, नॉलेज फ्रेश है, और उसी से आप क्या बोलते हैं, आपको बाद में भूलोगे नहीं, टेंशन नहीं रहेगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप क्या करो, जब टाइम मिलता है कल से ही मार्केट पे रोज ध्यान रखो, रोज अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहो, और रोज कुछ ना कुछ तो ट्रेड ढूंढने का कोशिश करो। जब आपको परफेक्ट ट्रेड मिलेगा तब उसको ट्रेड करो। और इससे आगे आपको ट्रेड रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, ऐप रिलेटेड ये वगैरह कुछ भी इशू आए, तो मैं इस नंबर पे अवेलेबल रहता हूँ। ये आई थिंक आपने डे 1 को सेव किया ही था, ये मोबाइल नंबर आपने। बट अगर इन केस नहीं किया है तो ये नंबर सेव कर लो। इस नंबर के व्हाट्सएप पे और कॉल पे जनरली मैं अवेलेबल रहता हूँ सुबह 9 से 3:30। मैं अवेलेबल नहीं रहा तो अभिजीत सर रहते हैं, नहीं तो ज्ञानेश्वर सर रहते हैं, और वो नहीं तो जोई मैम रहती है। कोई ना कोई तो आपको हेल्प करने को हमेशा रहेगा। ठीक है, ये नंबर सेव रखो हमेशा, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि हम आपको ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, इनविटेशंस होते हैं हमारे सेमिनार्स के, और ये सब आपको मिलते जाते हैं। तो अगर आप ये नंबर सेव करोगे तो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आपको पहुंचने में इजी होगा। ठीक है, सो ये नंबर हमेशा याद रखो, इस पे हमारे ट्रेड टेक्निकल इश्यूज वगैरह सॉल्व होंगे, रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड ऑल। इस पे ध्यान रखो। नाउ अब हमारी तरफ से थोड़ा सा आपको हम क्या सजेस्ट करते हैं कि देखो, हमने आपको एकदम शुरू में भी बताया होगा कि हमारे पास दो ऑप्शंस है ब्रोकर्स के, एक है मोतीलाल ओसवाल, एक है अपस्टॉक्स। तो दोनों के फायदे नुकसान तो आपको सर ने और अभिजीत सर ने दोनों ने बता ही दिए होंगे। मैं आपको फिर से ज़रा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हो ना, तो उसके दो बेनिफिट होते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आपका जो ऐप और बैक ऑफिस का एक्सेस है ना, ये हमारे साथ दिखता है। स्पेशली इन मोतीलाल ओसवाल ना, आप जो भी ट्रेड करते हो ना, ये लाइव में दिखता है मुझको, और हम बता सकते हैं कि कुछ इशू आया, कुछ प्रॉब्लम आया, आप हमको कॉल करके बोल सकते हो कि हमारे लिए बाय करो, हमारे लिए सेल करो। तो वो एक बेनिफिट है। अपस्टॉक्स में भी एक बेनिफिट क्या है कि अगर आप कुछ भी इशू आता है तो हम आपको स्ट्रेट अप बता सकते हैं। मैं बिना सोचे बता सकता हूँ, क्योंकि वो ऐप का हमको अच्छे से ट्रेनिंग मिला है, उस ऐप को हम इनसाइड आउट जानते हैं। तो अगर कुछ भी एरर आ गया तो मैं आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ। दूसरे ब्रोकर्स का बस इतना इशू है कि उसका पूरा ट्रेनिंग और उसका ये हमारे पास एक्सेस नहीं होता है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पहले हमको फिर बताने में प्रॉब्लम आता है। तो देखो, फायदा आपको भी है, हमको भी है कि अगर आप हमारे साथ ट्रेड करोगे तो आपको एक बेनिफिट तो ये है कि आपको ट्रेड कॉल्स रेगुलर बेसिस पे मिलते जाएंगे। मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ, आकर ये जो लेवल्स है ना निफ्टी बैंक निफ्टी के, ये आपको सुबह सुबह भेज देता हूँ 9:30 बजे तक। सो दैट इन आपने खुद का लेवल नहीं बनाया तो भी इस सिर्फ इन लेवल्स पे ट्रेड किया तो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार इंट्राडे के ट्रेड कॉल्स, ऑप्शंस के ट्रेड कॉल, डिलीवरी के ट्रेड कॉल्स, मतलब हर हफ्ते में 1-2 बार भेजते ही रहते हैं। तो अगर आपको खुद का एनालिसिस करने का टाइम नहीं तो सिर्फ उतना किया तो भी काफ़ी है। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
तो आपको ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है कि आपको कुछ भी हो जाए तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करके देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे अगर आप हमारे साथ ट्रेड या इन्वेस्ट करोगे तो। और एक और ख़ास बेनिफिट ये है कि आपको ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी हम हेल्प करते हैं। सो ट्रेडिंग तो ठीक है, ट्रेडिंग सब करते हैं और आपको करके उसमें बेनिफिट भी मिलता है, बट आप ट्रेडिंग के साथ साथ ना आपने इन्वेस्टमेंट करने को भी स्टार्ट करना चाहिए। रीज़न क्या है उसका बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है, रिटायर सबको होना है, सबके बच्चों को कॉलेज जाना है, सबको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, सबके अपने गोल होते हैं। हाँ, तो अब ऐसे गोल पूरा करने के लिए ना आपको अभी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ यार। अगर एक एग्जांपल ले लो, एक कुठलं वाला आता लगेच, ठीक आहे, देऊ का एक मिनिट। हम लोग फ्यूचर ऑप्शन मध्ये जो लोग ट्रेड करते हैं ना उनके लिए अभी सर तुम्ही फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करता ना और कौन कौन सा एफ एन में करता है तुम्ही पण करता ना सो जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए क्विक ट्रेड कॉल आपको बताता हूँ अभी मैं। आपका एक ध्यान रखो, अगर आप एफ में ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी एक इंडेक्स पकड़ लो, दो दो इंडेक्स पे फोकस मत करो क्योंकि आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा कि कुछ बहुत बार ऐसा होता है कि निफ्टी में पॉजिटिव होता है, बैंक निफ्टी में निगेटिव हो जाता है ना शुभार बैंक निफ्टी में निगेटिव हो जाता है, तो आपका जो ट्रेंड है वो आपको कंफ्यूजन लगेगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल, आता निफ्टीमध्ये तुम्ही बघताय एक काय होतं तिथे ठेवलं बघता कोपऱ्यात। सो निफ्टीमध्ये आपण बघतोय डेली कॅन्डल्समध्ये एक आपण रेसिस्टन्स लाईन लावून ठेवलेत। ठीक आहे, सो हे तुम्ही बघित असाल तर रेसिस्टन्स बऱ्यापैकी फर्स्ट, सेकंड, थर्डला क्लोज नाही गेला पण त्याच्यावरती पण नाही गेला, फोर्थला पण याच्यावरती नाही गेला, फिफ्थला सुद्धा रेसिस्टन्सच्या इथे रिॲक्ट केला। ठीक आहे, रेसिस्टन्सला रिॲक्ट करून परत ब्रेकआउट झाला, पण तुम्हाला दिसतंय इथे ब्रेकआउट झाल्यानंतर काही वेळातच परत पर्टिक्युलर एक नवीन हाय क्रिएट करून परत आपल्या सपोर्ट लेवलला आलाय। सो डेली डेली हिंदी कोणी आहे का मराठीत कम्फर्टेबल आहे? कम्फर्टेबल आहे, ठीक आहे। सो आपण बघतोय ते ओके, ठीक आहे। सो आता बघताय तुम्ही ते सपोर्ट लेवलच्या आसपास बिहेव करतोय हा। सो आपल्याला काय बघायचंय, डेलीमध्ये तर आपल्याला कॅन्डल दिसतोय की काही दिवसापासून हा थोडासा निगेटिव्ह झालाय। नंतर आपण 1 आवर मध्ये जाऊया। 1 आवर मध्ये सुद्धा तुम्हाला दिसतंय की कुठेतरी ट्रेंड लाईन इथे निगेटिव्ह दिसते। सो सगळ्यात इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट काय तुमच्यासाठी, की जेव्हा तुम्ही डेली किंवा 1 आवर मध्ये किंवा 15 मिनिट्स मध्ये चेक केलं, तुमचा ट्रेंड लाईन जेव्हा निगेटिव्ह झाला असेल तर तुम्हाला कॉल साईडला एंट्री घ्यायची नाहीये। ठीक आहे, बाय करता तुम्ही पुट किंवा कॉल, सो पुट साईडला तुम्हाला राहायचं आहे, लेट इट बी कितीही मार्केट वरती जाऊ दे। का, रिझन काय, तुम्हाला कॉल साईडला पैसे मिळणार नाही असं नाहीये, बट कॉल साईडला तुम्ही बघा जेव्हा मार्केट चेंज होईल तर खूप कमी तुम्हाला चान्सेस आहेत, पण पुट साईडला तुमचे प्रॉफिटचे चान्सेस खूप जास्त आहे। सो आपण काय करूया आता, लेट्स एक्झाम्पल 15 मिनिट्सची कॅन्डल बघूया। तो मी बघतोय 15 मिनिट्सची कॅन्डल काल 14 डिसेंबर 13 डिसेंबरला क्लोज झाल्यानंतर 14 डिसेंबरला गॅप अप झालेलं आहे मार्केट। गॅप अप झाल्यानंतर काय होणार आहे, थ्रू आउट तुम्ही जर इथे एक ट्रेंड लाईन ड्रॉ करायचा प्रयत्न केला, सो यू विल रिअलाइज की दिसते रेसिस्टन्सला रिॲक्ट करते मार्केट। सो तुमचं मेजर आता इंटेन्शन इथे काय पाहिजे, की तुम्ही जर डाऊन ट्रेंडला मार्केट सपोर्ट करताय तर यू शुड बी ऑलवेज ऑन अ पुट साईड। ठीक आहे, पुटला एंट्री घ्यायची, तर तुम्हाला तुम्ही आता मला सांगा या पूर्ण स्टेजमध्ये कुठे कुठे पुटला एंट्री मिळेल तुम्हाला। आता फर्स्ट आपण जेव्हा ड्रॉ केलं तेव्हा इथे तुम्हाला एंट्री मिळणार, तुम्हाला कळणार नाहीये की एक्झॅक्टली इथे पुढे मार्केट काय होणार आहे, बट ऍटलीस्ट सेकंड टाइमला तुम्हाला दिसते ते रेसिस्टन्सला ते कोणते कॅन्डल फॉर्म झाले,
बेरिश इनगल्फिंग. आज रेसिस्टन्स साईडला इथे बेरिश इनगल्फिंग झाली आहे. सो तुम्ही आज सुद्धा तुम्हाला पुट साईडला भरपूर सारे चान्सेस होते. ठीक आहे. आता तुम्ही इथे बघाल तर इथे एक सपोर्ट लाईन ड्रॉ केलेली आहे, त्याच्या जवळ आलाय तुम्ही. सो सपोर्ट लाईनच्या जवळ जेव्हा येणार तेव्हा इथे तुम्ही पुटला एंट्री घ्याल का? कारण की सपोर्ट आलाय. पण कॉल घेणार का? नाही. कॉल का नाही घेणार? रिझन बिंग तुमचा ट्रेंड कोणता आहे? डाऊन ट्रेंडला आपण कुठे एंट्री घेतो? पुट साईडला. करेक्ट आहे. सो आपण काय करणार ह्या केसमध्ये, जरी सपोर्टला तुम्ही आला असाल तर यू नीड टू वेट की मार्केट परत वरती जाईल. वरती गेल्यानंतर इथं रेसिस्टन्स क्रिएट होईल. जेव्हा रेसिस्टन्सला क्रिएशन परत मार्केट खाली पडायला सुरुवात होईल त्या मोमेंटला तुमची एंट्री होणार आहे. एक्झॅक्ट त्या मोमेंटला. एक कॅन्डल रेसिस्टन्स झाला, एक कॅन्डल फॉर्म झाली, निगेटिव्ह कॅन्डल झाली 15 मिनिट्स, तर तुमची एंट्री इथे कन्फर्म. पुटला एंट्री घ्या. हेच तुम्ही प्रत्येक स्टॉक्समध्ये करायचे. प्रत्येक स्टॉक्समध्ये जर डाऊन ट्रेंड असेल तर इंट्राडे मध्ये बाईंग करायचं नाही, लॉंग करायचं नाही. आपल्याला काय करायचंय? शॉर्ट करायचंय. पण जर अपट्रेंड असेल तर पण अपट्रेंडला काय करणार आपण? लॉंग पण फक्त आणि फक्त सपोर्ट लेवलला. इंट्राडे मध्ये ट्रेडिंग करताय, जो सपोर्ट लेवल येईल तुम्हाला इथे या पर्टिक्युलर मोमेंटला लॉंग करायचं आहे. आता इथे बघा, इथे पण तुमचा सपोर्ट होता. इथे तुम्ही कुठे एंट्री घेतली असते तुम्हाला इथे इंट्राडे मध्ये प्रॉफिटच झालं असतं. सो आपलं काय करायचंय, तुम्हाला आजचं एक्झाम्पल दाखवायचं. बेस्ट रिझन काय होतं की इथे होतं, मोस्ट ऑफ द लोकांना काय होतं की सपोर्टला आल्यानंतर आपण इथे कॉल बाय करू. पण कॉलमध्ये प्रॉब्लेम काय होतो की तुमचा प्रीमियम जास्त वाढणार नाहीये. इंट्राडे मध्ये सुद्धा तुम्ही जर डाऊन ट्रेंड मध्ये असाल तर इथे सपोर्टला लॉंग करू नका. तुम्हाला सपोर्टला रेसिस्टन्सला आल्यानंतरच शॉर्ट करायचं, बिकॉज वी आर इन डाऊन ट्रेंड. सो ट्रेंड फक्त बघा, बाकी याच्या पुढे काही गरज नाही. आता मार्केट नेहमीच अप ट्रेंड आणि डाऊन ट्रेंडला असणारच आहे का? कंपल्सरी. अजून कोणतं असणार आहे? साइडवेज. करेक्ट आहे. जर साइडवेज असेल तुम्हाला काय करायचंय? आपण बघूया साइडवेज आहे. साइडवेजला अवॉइड करा ट्रेडिंग करणं, बट ट्रेडिंग करायचीच आहे साइडवेज मध्ये तर आपण इथे पण ऑप्शन बघूया. दिस इज 15 मिनिट्स का कॅन्डल. आपण मागच्या काही याच्यावरून इथे सपोर्ट रेसिस्टन्स ड्रॉ केलाय. सपोर्टला आला बाय करा, रेसिस्टन्सला आला सेल करा. आता इथे मध्ये तुम्ही कुठेही चार्ट मध्ये असाल ह्या लेवलला तर इथे कुठेही लॉंग साईडला किंवा शॉर्ट साईडला एंट्री घ्यायची नाही. बिकॉज हा जो एरिया आहे इथे तुम्हाला नेमकं तुम्ही इथे एंट्री घेता आणि इथून तुमचं पॅनिक सुरू होते की अरे मी घेतल्यापासून वरती गेले, आता मी एक्झिट करतो आणि एक्झॅक्टली थोड्या वेळाने परत खाली येतो. सो तुम्हाला कंपल्सरी तुम्हाला थोडासा पेशन्स दाखवायचा आहे की सपोर्टला आल्यानंतरच एंट्री घ्यायचंय, रेसिस्टन्सला एक्झिट घ्यायचंय किंवा रेसिस्टन्सला शॉर्ट करायचंय आणि इथे एक्झिट घ्यायचंय. सोपं आहे. सो डाऊन ट्रेंड असेल तर कंपल्सरी. आता तुम्ही बघा, आता आपण निफ्टीचं सुद्धा बघूया. चला, कंटिन्युअसली कॅन्डल्स डाऊन ट्रेंड मध्ये पडत आहेत. आज तुम्हाला एक चान्स चांगला होता, जर तुम्हाला लॉंग करायचं असतं तर कॉल घ्यायचा असतं तर मार्केट पडलेलं आहे इथे तुम्ही कॉल घेऊ शकला असतं. असं नाही की तुमचा प्रॉफिट झाला नसता, बट ट्रेडिंगमध्ये तुमचा प्रॉफिट प्रत्येक वेळी होईल नाही. चान्सेस जर वाढवायचे असतील तर हा ट्रेड मी तरी अवॉइड केला असता. इथे आज भरपूर लोकांनी प्रॉफिट कमवलं असतं, नो डाऊट, बट आपल्याला फक्त ट्रेड आला म्हणून घ्यायचं नाही. आपली एक स्ट्रॅटेजी डिफाईन करायची. तुम्हाला मार्केटमध्ये प्रॉफिट तेव्हाच मिळणार आहे जेव्हा तुम्ही तुमच्या स्ट्रॅटेजीवर फिक्स असाल. तुम्ही जर तुमची स्ट्रॅटेजी प्रत्येक 2 दिवसाला बदलली किंवा प्रत्येक एक युट्यूबचं चॅनल बघून चेंज केली, नवीन इंडिकेटर लावलं, तर यू विल नेव्हर बिकम प्रॉफिटेबल, बिलीव्ह मी, ॲटलिस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स. सो डिफाईन वॉट एव्हर आहे. तुमची स्ट्रॅटेजी चुकीचे नो प्रॉब्लेम, पण फिक्स स्टिक टू स्ट्रॅटेजी. तुम्हाला डेफिनेटली तुमच्या स्ट्रॅटेजीवरती प्रॉफिट मिळणारच आहे. इथे हा कॉल्स आज बऱ्याच लोकांनी मला सांगितलं सर, आज म्हणजे इनफॅक्ट आमचं कॉल ह्याच्यामध्ये व्हॉट्सअपमध्ये विचारलं, सर आपण कॉल का नाही इथे घेतला.
ठीक आहे. सो माझं आज तुम्हाला इन्फॉर्म करायचं हेच कारण होतं की आपण कॉल यासाठीच नाही घेतला की तुमचा जो स्पेसिफिक आपण डाऊन ट्रेंडमध्ये आहोत तर डाऊन ट्रेंडमध्ये आपल्याला लॉंग साईडचे कॉल घ्यायचे नाहीयेत. हा, इथून जर ब्रेकआउट झाला तर यू हॅव अ चान्स. इथे ऑलरेडी एक रेसिस्टन्स लाईन काढून ठेवली होती, ह्याला ब्रेकआउट झालाय, तुमची ट्रेंड लाईन आहे, ह्याला ब्रेकआउट झालाय, देन यू कॅन गो फॉर द लॉंग और कॉल. ठीक आहे, डिफाईन आहे, कळालंय? काय डाऊट ऑनलाईन मध्ये? इथे ना एक आता कॅन्डल ग्रीन होते बघा, इथे तुम्ही डेफिनेटली टेम्प्ट व्हाल की इथे आता आपल्याला कॉल घेतला पाहिजे, 101% टेम्प्ट होणार. पण ही कॅन्डल तुम्ही बघा 15 मिनिट्समध्ये इट माइट चेंज टू द निगेटिव्ह, ग्रीन रेड होऊ शकते. सो जोपर्यंत कॅन्डल संपत नाही तोपर्यंत आपण कॉल घेणार नाहीये किंवा पुट घेणार नाहीये. आणि एकदा ट्रेड घेऊन झाला की तुम्ही काय करा, 5 मिनिट्सवर स्विच करा. 15 मिनिट्सवर ट्रेड घेऊन झाला की 5 मिनिट्सवर स्विच करा. तुम्हाला बघायला बरं पडेल की माझा जो ट्रेड आहे, जर तुम्हाला वाटतं की इथे ब्रेकआउट लवकर होत आहे तर तुम्ही लवकर एक्झिट होऊ शकता. 5 मिनिट्समध्ये तुमचे लॉसेस थोडे वाचतील. ठीक आहे, डन. पण एक ॲक्च्युली तुम्ही आता आज नेक्स्ट फ्रायडेला काय करा की प्रत्येकाच्या अकाउंटमध्ये अमाऊंट ठेवा. ओके, आणि किंवा तुम्ही काय करा, आज ट्रेडिंग करणार असाल किंवा मंडेला ट्रेडिंग करणार असाल, एक ट्रेड घ्या, मे बी चुकीचं असू दे बरोबर असू दे, त्याचं एक स्क्रीनशॉट काढा आणि तुम्ही का घेतला ट्रेड आम्हाला पाठवा. आणि त्याचा प्रॉफिट झाला लॉस झाला डझंट मॅटर. इम्पॉर्टंट काय आहे, तुम्ही तो ट्रेड का घेतला. प्रॉफिट लॉस तुम्ही आत्ता विचारच करू नका. म्हणून सरांनी तुम्हाला काय सांगितलं की छोट्या अमाऊंटवर करा, 10 ट्रेड मेजर करा, 10 ट्रेडवरून आपण डिफाईन करूया. ऑनलाईनमध्ये क्लिअर आहे? ठीक आहे, आज बस करूया. ओके, थँक्यू. थँक्यू.